चैप्टर 691 परस्यूअर। जैसे ही ब्लेजिंग व्हाइट फ्लेम्स तेजी से गायब हुईं, लूमियन ने हिसोका ट्वानाकू की तरफ अपनी पीठ कर ली और अपनी नजरें गार्डियन पर टिका दी, जो 10 मीटर से ज्यादा दूर लड़खड़ा रहा था। एक हंसी के साथ उसने कहा, पहले मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी टीम की मदद चाहिए थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेले खत्म कर सकता हूँ। उसके शब्द सीधे हिसोका पर निशाना साध रहे थे। जमीन पर गिरते हुए हिसोका का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधला होने लगा। जैसे ही उसने लूमियन की बात सुनी, उसने अपनी मुट्ठियां भींचने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। उसके गले से एक डेस्परेट आह निकली, उसकी आंखें फैल गईं और फोकस खोने लगीं। हिसोका ने लूमियन ली का सामना करते समय रेत ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय डेविल ट्रांसफॉर्मेशन चुनने के लिए खुद को कोसा। अगर उसने बाद वाला ऑप्शन चुना होता तो वो रेत श्रीक के साथ लूमियन की ब्लैक एंड बोन फ्लूट बजाने की कोशिश को रोक सकता था। अफसोस, उसे स्पेसिफिक्स जानने का कोई तरीका नहीं था। वो सिर्फ एक मलिशियस इंटेंट की प्रेजेंस और सोर्स को महसूस कर सकता था। यह देखते हुए कि लूमियन ली गोलियों, फायरबॉल्स और अन्य हमलों में इलेक्ट्रिक शॉक्स भरने और टारगेट वीकनेसेस को प्रिसिजन के साथ पहचानने की क्षमता रखता है, डेविल ट्रांसफॉर्मेशन एक ज्यादा वर्सेटाइल चॉइस लग रहा था जो विभिन्न स्थितियों में सुरक्षा देता। रही बात उसने सल्फर फायरबॉल्स की बौछार क्यों नहीं बुलाई, यहाँ तक कि आपसी तबाही की कीमत पर भी हिसोका ने उनके बीच की काफी दूरी को महसूस किया। जब तक वो 10 से 20 फायरबॉल्स बुलाकर लॉन्च करता, लूमियन ली तब तक फ्लूट बजाना खत्म कर चुका होता। टेलीपोर्टेशन की सुविधा होने के कारण लूमियन आसानी से उस क्लस्टर्ड हमले से बच सकता था। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस जैसे स्पेल्स की रेंज लिमिटेड थी। कोई और रास्ता न बचते हुए हिसोका ट्वानाकू केवल इमोशनल शॉक और डिजायर डेटोनेशन का सहारा ले सका, लूमियन ली की कमजोरी को टारगेट करते हुए। उसे उम्मीद थी कि दोनों को गंभीर चोटें लगने के बाद उनके रिकवरी रेट्स एक जैसे होंगे, जिससे उसे दोबारा हमला करने का मौका मिलेगा। हालांकि दर्द, खून की कमी और अपनी आंखों में एबनॉर्मल लुक के बावजूद लूमियन ली अपना बैलेंस बनाए रखने में कामयाब रहा। डिबिलिटेटिंग इफेक्ट से लड़ते हुए उसने इलेक्ट्रिक शॉक से भरा एक सटीक एरिया ऑफ इफेक्ट बॉम्बार्डमेंट किया। इस कोशिश ने उसे खुद को भी ताज़ा जख्म दिए और उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज कर दिया। गैस्प। हिसोका ट्वानाकू ने अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा की ताकि कंट्रोल खोने के एक आखिरी डेस्परेट दांव में लूमियन ली को भी अपने साथ नीचे खींच सके, लेकिन उसकी लाइफ फोर्स अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा गया और उसका कॉन्शियसनेस गायब हो गया। उसे इंडिग्नेशन, रिजेंटमेंट और एगनी के भंवर ने निगल लिया। विशाल डेविल की बॉडी शांत होने से पहले कुछ बार फड़फड़ाई। हिसोका की पुनर्जीवित होने की आखिरी उम्मीद की किरण भी बुझ गई। वो पूरी तरह से मर चुका था। जैसे ही लूमियन बोला, उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और उसे पास के गार्डियन पर तान दिया। घबराया हुआ और लड़खड़ाता हुआ गार्डियन ने इंस्टिंक्टिवली रोशनी की एक ब्रॉड स्वॉर्ड बनाई। एक घुटने के बल बैठकर उसने उसे अपने सामने जमीन में गाड़ दिया। तलवार धरती में समा गई, जिससे एक इम्पेनेट्रेबल इनविजिबल वॉल खड़ी हो गई। जैसे एक ग्रेव कीपर एक ड्रीम प्रोजेक्शन के साथ जुड़ जाता है, इस गार्डियन के पास सिम्फनी ऑफ हेट्रेड के खिलाफ कोई प्रभावी डिफेंस नहीं था। उसके साथी स्पिरिट वॉरलॉक्स और सोल अश्योरर्स हमले से हैरान रह गए और धुन के सीधे प्रभाव से बचने के लिए उसे समय रहते सपने में नहीं खींच सके। वो केवल अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल फोर्टिट्यूड पर भरोसा कर सकता था ताकि डिजायर और इमोशन के धमाके को झेल सके। ड्रीम प्रोजेक्शंस वाले बियॉन्डर्स के लिए यह हमला एक जानलेवा खतरा था। इससे पहले कि ग्रेव कीपर संभल पाता, बिजली से घिरा एक और चमकता हुआ व्हाइट फायरबॉल उससे टकराया, जिससे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। सौभाग्य से एक गार्डियन के रूप में मिले वरदान ने उसे अपने साथियों जैसे हश्र से बचा लिया, जिन्हें गेहूं की बालियों की तरह काट दिया गया था। इसके बिना वो अपनी प्योर इंस्टिंक्ट पर जरा सा भी डिफेंस नहीं कर पाता। लूमियन की हरी आंखों में एक लोहे जैसा कालापन आ गया जैसे ही वो सीधा खड़ा हुआ और उसने ट्रिगर दबाया। बैंग बैंग। दो पीली गोलियां, जिनके पीछे जलती हुई व्हाइट फ्लेम्स और सिल्वर लाइटनिंग थी, इनविजिबल वॉल पर एक ही बिंदु पर जा टकराईं। रंबल। पहले से ही कमजोर हो चुकी दीवार चकनाचूर हो गई। गार्डियन बस लाचारी से देख सका जब बिजली में लिपटी एक तपती हुई व्हाइट स्पेयर उसकी ओर बढ़ी, उसका सीना चीरते हुए उसे उड़ा ले गई। एक और काल, डाइजेशन की एक और बारी। कॉन्शियसनेस के आखिरी टुकड़ों को पकड़े हुए गार्डियन ने रोशनी की ब्रॉड स्वॉर्ड को अनगिनत छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया। ये चमकदार टुकड़े एक हरिकेन में बदल गए जो हर दिशा में फैल गया। रोशनी के उस तूफान के बीच जलती हुई व्हाइट फ्लेमिंग स्पेयर रुकने से पहले 20 से 30 मीटर तक उड़ती चली गई। जैसे ही लपटें कम हुईं, लूमियन सीधा खड़ा हुआ। उसने व्हाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट, डार्क ट्राउजर्स और एक गोल्डन स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी। उसके पीछे रोशनी का वो भयानक हरिकेन धीरे धीरे शांत हो गया, जमीन को कुरेदते हुए। गिरे हुए ग्रेव कीपर्स और हिसोका ट्वानाकू की टूटी फूटी लाशें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं।
सिम्फनी ऑफ हेट्रेड के प्रभाव से लड़खड़ाते हुए उसके जख्म बहुत गंभीर थे। देवाजो की नजरें जमीन पर बिखरी लाशों से हटकर लूमियन पर टिकी जो दूर उसके सामने खड़ा था। उसका पहले से ही पीला चेहरा और भी सफेद पड़ गया। दुनिया में ये क्या हो रहा है? क्या वो इंसान भी है? देवाजो, जिसमें हमले के बाद बदले की भावना पल भर के लिए जागी थी, उसने तुरंत ऐसे किसी भी विचार को त्याग दिया। उसने नीली लपटों के साथ उस सल्फ्यूरस खून को जलाया जो उसने थूका था और तेजी से जंगल की ओर पीछे हट गया। वो भागना चाहता था। किसी भी हाल में वो उस ह्यूमन स्किन की कोई मदद नहीं कर सकता था जिसे आर्च ड्यूक ने रिचुअल के जरिए बनाया था। उस काली पुरानी कब्र के पास रहने से वो और भी बड़े खतरे में पड़ जाता। लुमियन ने देवजो के भागने पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि वो कमजोर था, उसकी स्पिरिचुअलिटी अभी भी भरपूर थी। एक बार फिर जलती हुई व्हाइट फ्लेमिंग स्पीयर में बदलकर वो पलक झपकते ही दर्जनों, लगभग 100 मीटर का रास्ता पार कर गया और लुगानो, अमंडीना और उनके साथियों के पास जाकर रुका। वे चारों बियॉन्डर्स बेहोश पड़े थे, सिम्फनी ऑफ हेट्रेड की धुन से बच गए थे। उसका असर कम था, सिर्फ एक बुरा सपना, लेकिन फिर भी वे दर्द से तड़प रहे थे। उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हुए जब वे अपनी कोमा जैसी हालत से जागने लगे। उन्हें आंखें खोलते और होश में आते देख लुमियन ने निर्देश दिया, इस जगह को तुरंत छोड़ दो और तिजामो वापस जाओ। छिपने के लिए कोई जगह ढूंढो। काली पुरानी कब्र के सामने चल रहा संघर्ष ऐसा नहीं था जिसे लुगानो और बाकी लोग प्रभावित कर सकें। लुमियन खुद भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपने 4 अस्थायी सहयोगियों को सुरक्षित भेजने का इरादा किया। उसने पहले कैमस और रिया को अपने साथ आने की अनुमति दी थी, ये मानते हुए कि पहले वाले की साइकिक पियर्सिंग और दूसरे के लाइटनिंग एरोज उसकी अपनी क्षमताओं के साथ मिलकर हिसोका के ड्रीम प्रोजेक्शन, रियाजा और अन्य का सामना करने में असरदार होंगे। अमंदिना की दूसरों को सपनों में खींचने की शक्ति भी काफी उपयोगी थी। इसके अलावा उसे फॉलो करना ही अदृश्य आकृति के हमलों का शिकार हुए बिना काली पुरानी कब्र के पास जाने का एकमात्र तरीका था। उसे हैरानी हुई कि हिसोका ने पाद्रे काली से कहीं ज्यादा कॉम्बैट प्रॉविस दिखाई थी। बिना अनसील्ड और प्रीसेट ट्रैप्स के इलाके में न केवल कैमस, अमंदिना और बाकी लोग मदद करने में नाकाम रहे, बल्कि वे एक दूसरे के काम में बाधा डालने लगे और बोझ बन गए। अपनी 2 पिछली लड़ाइयों को याद करते हुए हिसोका को जिंदा पकड़ने की कोशिश और पाद्रे कैली के साथ मुकाबला, लुमियन ने एक बुनियादी सिद्धांत को समझा। कभी कभी एकता में शक्ति होती है, लेकिन दूसरी स्थितियों में अकेले रहना बेहतर होता है। अलग अलग दुश्मनों का सामना अलग परिस्थितियों में करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, वरना एक ही तरीके पर अड़े रहने से मुसीबत आ सकती है। लुमियन को एम्परर रोजेल की कही एक बात याद आई जिसे उसकी बहन औरोर ने समझाया था। युद्ध में पानी के बहाव की तरह कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हम तिजामो वापस जा सकते हैं। मैं भी। लुगानो अपनी सुखद हैरानी को छुपा नहीं सका। इंस्टिंक्टिवली उसने अपना बचा हुआ हाथ आगे बढ़ाया, लुमियन के जख्मों पर टिमटिमाती रोशनी दबाते हुए। एक डॉक्टर के रूप में लुगानो मरीज के इंटरनल ऑर्गन्स का सीधा इलाज करने में असमर्थ था। उसे कैविटी खोलने और घायल जगह से संपर्क करने की जरूरत थी। ये सर्जरी करने जैसा था। लुमियन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैमस और रिया की निगरानी में रहना होगा। उसने कुछ देर और रुकने की योजना बनाई थी, ये देखने के लिए कि क्या वो चर्च ऑफ द फूल के टेम्परेंस फैक्शन के सदस्य इवेल्स्टा एगर्स की मदद कर सकता है। ये टैरोट क्लब के माइनर आर्काना कार्ड होल्डर का कर्तव्य था। बेशक लुमियन का काली पुरानी कब्र के ठीक सामने वाले हिस्से में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो शायद ये महसूस करने से पहले ही मर जाता कि उस पर किस चीज ने हमला किया है। उसका मकसद ये देखना था कि क्या वो रियाजा और अन्य को संबंधित गॉडहुड आइटम्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए मना सकता है, या हिसोका की लाश पर मौजूद गोल्डन मास्क का किसी तरह इस्तेमाल कर सकता है। उसी पल देवजो, जो उसी रात तिजामो पहुंचा था, पहले ही जंगल में ओझल हो चुका था, अपने कदमों के निशान पीछे छोड़ते हुए। अपनी घटती ताकत को बटोरते हुए उसने दौड़ना शुरू किया। जैसे ही वो दौड़ा, देवाजो अचानक रुक गया। उसकी नजरें रास्ते के मोड़ की तरफ उलझन में टिक गईं, जो पेड़ों से ढका हुआ था। मध्यम गहरी लाल चांदनी के नीचे एक छोटा सा फिगर पास आया। वो 7 या 8 साल का एक लड़का था जिसने पीले सितारों वाली ब्लू पजामस और वैसी ही नाइट कैप पहनी हुई थी। उसका गोल मटोल चेहरा और टोपी के नीचे से झांकते छोटे सुनहरे बाल क्रीम, खून, बिस्किट के टुकड़ों, केक के हिस्सों और अन्य चीजों से सने हुए थे। उसकी भूरी आंखें तीव्र भूख और चाहत से चमक रही थीं। उसके मुंह में एक चमकीली, ठंडी और फिसलन भरी वाइपर की पूंछ छटपटा रही थी जैसे ही उसने उसे टुकड़ों में निगल लिया। चबाते समय लड़के के गाल फूल गए। अगले ही पल उसकी नजर देवजो पर पड़ी। देवजो के दिमाग में तीव्र और भयानक नफरत की एक लहर दौड़ गई। डॉट डॉट डॉट। लुगानो अनुमति मिलने के बाद कैमस, रिया और अमंदीना को उनके टिजामो वापस लौटने के बारे में बताने ही वाला था कि जंगल से एक खौफनाक चीख सुनाई दी।
वे अपनी जगह पर जम गए। कुछ ही सेकंड्स बाद एक पिचकाली राक्षसी आकृति जो लगभग 3 मीटर लंबी थी और जिसके सिर पर मुड़े हुए बकरे के सींग थे, जंगल से बाहर निकल आई। वो तिजामों की दिशा से आई और काली पुरानी कब्र की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी हर हरकत में घबराहट साफ दिख रही थी। वो आदमी अभी, वो भी एक डेविल है, नॉइस फैमिली के डीमन का एक चेला शायद। क्या इंसान की खाल से बनी वो हरी आंखों वाली आकृति नॉइस फैमिली के डीमन का एक रूप हो सकती है जिसे ड्रीम फेस्टिवल में भेजा गया है? लूमियन की नजरें डेविल के पीछे अंधेरे जंगल की ओर मुड़ गईं। एक अशुभ एहसास उसे घेरने लगा। उसने तुरंत फैसला लिया और लुगानो, अमंदीना और बाकी लोगों से कहा, मुझे पकड़ लो। लुगानो तेजी से लूमियन के पास लौटा और उसका हाथ पकड़ लिया। कामस, रिया और अमंडीना ने भी वैसा ही किया। हैरान थे लेकिन लुगानो की नकल कर रहे थे। वे पांचों गायब हो गए और हिसोका की लाश के पास दोबारा प्रकट हुए। जैसे ही अमंडीना का शरीर पूरी तरह बना, उसकी आंखें फैल गईं। कांपती आवाज में उसने लूमियन की ओर मुड़कर गहरे स्वर में कहा, वो आकृति, वह फिर से दिखाई दी है। चैप्टर 692, डेथ बिफोर रीबर्थ। फिर से दिखाई दिया? लूमियन ने लुगानो और बाकी लोगों को अपनी पकड़ ढीली करने का इशारा किया और अमंदीना से पूछा, वो कहाँ है? अमंदीना की नीली आंखें उस ठहरी हुई नदी के किनारे स्थित काली प्राचीन कब्र के प्रवेश द्वार पर टिक गईं। वो वहां पालथी मारकर बैठा है। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, अमंदीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुड़ गईं। उसकी पहले से बेदाग और कोमल त्वचा पर छोटे छोटे उभार उभर आए, जैसे कि वे फटने ही वाले हों और किसी अज्ञात चीज को जन्म देने वाले हों। यह रिएक्शन उस डरावनी रुकी हुई नदी और सुनहरे नकाब से सजे उस राग जैसे सफेद बकरे की झलक की वजह से था, जो उथले पानी को पार करने की कोशिश कर रहा था। उस पीले बकरे के अंग, जिनमें कोई बाल नहीं थे, काफी हद तक सड़ चुके थे और उनसे एक घिनौना पीला मवाद निकल रहा था जो तेजी से उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर फैल रहा था। सिम्फनी ऑफ हेट्रेड के प्रभाव में रियाजा के पीले और ठंडे चेहरे का आखिरी रंग भी उड़ गया। सड़न ने धीरे धीरे उसके हाथ के पीछे के हिस्से, गर्दन और गालों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वो काफी समय पहले मर चुके एक शव जैसा दिखने लगा। इसने उस पीले बकरे के शरीर में होने वाली गिरावट को धीमा कर दिया। साथ ही काली प्राचीन कब्र से निकली वो शांत नदी और भी काल्पनिक हो गई। उसकी चौड़ाई और गहराई साफ तौर पर कम होती दिखने लगी। एक सिनिस्टर गॉथिक गाउन में लिपटी वो चिथड़ों वाली गुड़िया एक बार फिर खामोश नदी के पीछे पीछे चलने लगी। अचानक वो उस हरी आंखों वाले आदमी की ओर मुड़ी जो इंसानी मांस और खून से बना था, जिसने इत्तेफाक से उसकी ओर ही देखा। उस भयानक कपड़े की गुड़िया की सुर्ख आंखों से नफरत, दुश्मनी और पागलपन फूट पड़ा। उसकी काली गॉथिक पोशाक जो जहरीली लताओं में फंसी थी, अनगिनत छेदों में फट गई, जिससे कपड़े के टुकड़े बिखर गए और वो चिथड़ों में बदल गई। गहरे स्लेटी रंग के सूट में वो हरी आंखों वाला आदमी बेदाग लग रहा था। फिर भी जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने गहरे लाल खून से सने 2 कदमों के निशान छोड़ दिए और गंधक की महक तेजी से गायब होने लगी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। हर कदम के साथ गहरे लाल पैरों के निशान बन रहे थे, जबकि उसकी इंसानी खाल से काला तरल पदार्थ रिस रहा था। इवेल्स्टा एगर्स आखिरकार सिम्फनी ऑफ हेट्रेड द्वारा छोड़ी गई भावनाओं और लालसाओं के हमले से उबर गया। उसने उस फटी हुई दुष्ट कपड़े की गुड़िया पर एक नजर डाली और अपनी छिपी हुई जेब से एक चीज निकाली, हथेली के आकार की एक कठपुतली। वो कठपुतली ऐसी लग रही थी जैसे उसे किसी छोटे बच्चे के हाथ से सिला गया हो। उसके अंग टेढ़े मेढ़े थे, उसके पैर उसके पिछले हिस्से तक पहुंच रहे थे और उसका चेहरा लाल, पीले और सफेद रंगों से रंगा हुआ था, जो एक सर्कस के जोकर की छवि जैसा लग रहा था। आइवेल्स्टा ने उस टेढ़ी मेढ़ी कठपुतली में अपनी स्पिरिचुअलिटी भर दी। वह चमक कर अदृश्य हो गई और उसके हाथ से गायब हो गई। एगर्स परिवार के वंशज की गहरी भूरी आंखों के भीतर प्रकट हुई और फिर इंसानी खाल पहने उस आदमी की हरी आंखों में समा गई। इस वजह से गहरे स्लेटी सूट वाली वो आकृति अकड़ गई और उसकी गति धीमी हो गई। लूमियन ने अपनी नजरें ज्यादा देर तक टिकाए रखने की हिम्मत नहीं की और तेजी से अपनी आंखें हटा लीं। जैसे ही अमंदीना ने अपनी आंखें बंद की और मुड़ गईं, उसकी त्वचा पर बने हुए छोटे उभार गायब हो गए। उत्सुकतावश उसने उस राक्षस की ओर एक नजर डाली जिसके डेविल होने का शक था, जो हरी आंखों वाले आदमी की ओर तेजी से बढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो आतंक के आगे घुटने टेकने ही वाला है। उसने तेजी से अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया। उसकी नजरें तब जमीन पर बिखरे उस विशाल डेविल के अधूरे शव और एक झुलसी हुई बोन फ्लूट पर पड़ी जो एक ताड़ के पेड़ के नीचे गिर गई थी। वहां वहां कुछ है, वो फुसफुसाई लूमियन की आस्तीन खींचते हुए। क्या यह किसी ग्रेव कीपर द्वारा छोड़ी गई कोई शक्तिशाली आर्टिफैक्ट हो सकती है? लूमियन ने ध्यान से देखा और अमंदीना और बाकी लोगों से धीरे से कहा, अनजान होने का नाटक करो। उसे छूने या उसके पास जाने की भी कोशिश मत करना। उसने जानबूझकर सिम्फनी ऑफ हेट्रेड को वहीं छोड़ दिया था, उसे बाद में वापस लेने का इरादा रखते हुए।
ऐसी परिस्थितियों में उसे दोबारा इस्तेमाल करना किसी दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाने के बजाय अपने साथियों को खतरे में डालने के ज्यादा करीब था। एक रीपर के रूप में उसे टारगेट को भेदने के लिए सिम्फनी ऑफ हेट्रेड की जरूरत नहीं थी। इस तरह उसने उसे वापस पाने के अवसर की कमी का नाटक किया, इस उम्मीद में कि कोई दुश्मन उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अगर वैसी ही स्थिति पैदा होती तो लूमियन और वे 3 गॉडहुड आइटम्स ही सिम्फनी ऑफ हेट्रेड से पैदा होने वाली तबाही को झेलने में सक्षम होते। उस समय वो अमंदीना और उसके साथियों को टेलीपोर्टेशन के जरिए दूर ले जाता। बाद में लौटने पर उसे दुश्मनों के बेजान शरीर मिलने और ताज़ा लूट हासिल करने की उम्मीद थी। ये एक जाल था जो उसने चलते फिरते बिछाया था। जैसे ही देवाजो एक विशाल डेविल में बदलकर इंसानी खाल वाले आदमी के पास पहुंचा और खामोशी की कम होती नदी के करीब आया, जंगल के रास्ते से एक छोटी परछाई बाहर निकली। 7 या 8 साल का एक लड़का। उसने प्यारे से सोने के कपड़े और एक नाइट कैप पहनी हुई थी। उसके सुनहरे बाल और चेहरा गंदगी, ग्रीस और खून से सने हुए थे। उस लड़के को देखते ही लुगानो को अपने कटे हुए दाहिने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। इंसान, 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 उसने डर के मारे अपने दांत पीसे। उसका ये अजीब बर्ताव देखकर कैमस और बाकी लोगों ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? लुगानो की नजर का पीछा करते हुए अमंदीना, कैमस और रिया ने उस लड़के को देखा। पहले वाली उलझन में लूमियन की ओर मुड़ी। क्या वो तुम्हारा गॉडसन नहीं है? वो यहाँ क्या कर रहा है? ये बहुत खतरनाक है। नहीं, वो खतरे में नहीं है। कैमस को लुइस बेरी और उसके गॉडसन से मिलने पर कोलोबो का बढ़ा चढ़ाकर दिया गया रिएक्शन याद आया। उसे फेट पाथवे के अपने साथी के कुछ शब्द याद आए और उसने गंभीर भाव के साथ कहा, खतरे में हमें होना चाहिए। अमंदीना और रिया के संदेह का इंतजार किए बिना कैमस ने लूमियन की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। हम क्या करें? एक गॉडफादर के रूप में तुम्हारे पास अपने गॉडसन को कंट्रोल करने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? लूमियन की नजरें पहले उस डेविल का पीछा कर रहे लुडविग पर पड़ी, फिर जमीन पर बिखरी लाशों और हिसोका के डेविल रूप पर। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक प्रभावी सील बनाने के लिए यहाँ पर्याप्त भोजन था। रही बात लुडविग उस काली प्राचीन कब्र तक क्यों आया था, लूमियन को इसका अंदाजा था। जो आदमी और औरत आज रात ही टिजामो पहुंचे थे और ब्रियो मोटेल में ठहरे थे, वे शायद नॉइस फैमिली के डीमन के चेले थे। किसी तरह उन्होंने इस खास सपने में अपनी चेतना बनाए रखी थी। जैसे ही ड्रीम फेस्टिवल शुरू हुआ, वे मोटेल छोड़कर काली प्राचीन कब्र की ओर भागे थे। इस दौरान वे दूसरी मंजिल से गुजरे, जिससे लुडविग को लजीज पकवानों की भनक लग गई। उसने उस बेस्वाद खाने को छोड़ दिया और एक 7 या 8 साल के बच्चे की रफ्तार से उनका पीछा किया। उस पल लुडविग की भूरी आंखें पूरी तरह से उस डेविल देवाजो पर टिकी थीं। ये बड़ी समस्या क्यों नहीं है? अमंदीना के चेहरे पर शक के भाव थे। लूमियन मुस्कुराया और उसने उस विशाल डेविल की ओर इशारा किया जो हरी आंखों वाले आदमी के पास भाग गया था। वो उस राक्षस का शिकार करने यहाँ आया है। शिकार? उसे? अमंदीना ने उलझन में इधर उधर देखा। एक 7 या 8 साल का लड़का जिसने सितारों वाली नीली पजामी पहनी है, वो लगभग 3 मीटर ऊंचे, मुड़े हुए सींगों और पीठ से निकलते चमगादड़ के पंखों वाले एक कोयले जैसे काले डेविल का पीछा कर रहा है। ये वाकई एक सपना है ना? जैसे ही वो इंसानी मांस और खून से बनी हरी आंखों वाली आकृति और काली प्राचीन कब्र के पास पहुंचा, दिवाजो को थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर भी उसके दिमाग में लड़के द्वारा उसकी जीभ भूनने, सूप के चम्मच से उसका दिमाग निकालने और उसके हाथ पैर चबाने के ख्यालात उसे डरा रहे थे। ये किस तरह का राक्षस है? देवजो ने अजीब से डर के साथ देखा जब वो लड़का उसकी ओर बढ़ रहा था। उस मोड़ पर अमंदीना ने, जिसने उनकी ओर एक नजर डाली थी, चिल्लाकर कहा, वो आकृति उस काले लबादे वाले आदमी की ओर देख रही है। इवेल्स्टा? लूमियन ने ध्यान से देखा, लेकिन उसे इवेल्स्टा एगर्स में कुछ भी गलत नहीं लगा। अमंदीना ने अपनी नजरें हटाईं, दोबारा देखने से पहले खुद को संभालने के लिए एक पल लिया। उसने जल्दी से समझाया, वो काले लबादे वाले आदमी को नहीं देख रहा है, वह उस डेविल को देख रहा है। अमंदीना अचानक रुक गई, अपनी नजरें हटाते हुए और अपनी भौहें सिकोड़ते हुए। वो आकृति कुछ बोल रही है, मुझे वो भाषा नहीं पता, लेकिन मैं मतलब समझ पा रही हूँ। उसने क्या कहा? लूमियन ने दबाव डाला। अमंदीना ने उस काली कब्र की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने विचार व्यवस्थित किए और कहा, मोटा मोटा मतलब ये है, दुनिया में हर कोई जानता है कि रेंगने वाले कीड़े कोकून बना सकते हैं। कोकून फटने के बाद तितलियां पंख फैलाती हैं। एक आम कीड़ा एक फड़फड़ाती हुई तितली में बदल सकता है और अपने जीवन का रूप बदल सकता है। क्यों? अनजाने में अमंदीना की आवाज बदल गई, जैसे वो किसी प्रभाव में हो। उसने एक पल के लिए रुककर धीमी ठंडी आवाज में सवाल का जवाब दिया,
पुनर्जन्म से पहले मृत्यु, भगवान बनने की ओर कदम। अमंदिना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अपने डेविल रूप में देवाजो अकड़ गया। उसने देखा कि उसका मांस तेजी से सड़ रहा है, टुकड़े गिर रहे हैं और भयानक सफेद हड्डियां दिखाई दे रही हैं। कुछ ही सेकंड्स में डेविल बेहोश हो गया और सड़ते हुए मांस और हड्डियों के ढेर में बदल गया। वे अवशेष ऐसे जुड़ गए जैसे कि वे जिंदा हों, आपस में मिलकर एक इंसान के आकार का कोकून बनाने लगे। वो तेजी से चकनाचूर हो गया और सफेद पंखों वाला एक इंसानी सिर वाला पक्षी जैसा राक्षस बाहर निकला। सारे मांस और खून को सोखने के बाद वो राक्षस काफी फैल गया, उसका रूप बदल गया। उसके सिर का निचला हिस्सा तेजी से लंबा और चौड़ा हो गया, जैसे उसका अपना शरीर हो। उसकी कमर का मांस उस पक्षी के शरीर के साथ जुड़ गया जो हल्के पीले पंखों से ढका हुआ था। हा हा हा। देवाजो, जिसकी आंखों, नथुनों, चेहरे और उंगलियों से अनगिनत सफेद पंख निकल रहे थे, ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने नीचे मौजूद सफेद पंखों वाले पक्षी के शरीर को थपथपाया और आसमान में उड़ गया, जैसे कि वो उस पर सवारी कर रहा हो। देवजो और ऊंचा उठता गया, धीरे धीरे काल्पनिक होता गया। फिर वो नीचे की ओर मुड़ा और काली प्राचीन कब्र में घुस गया। ये देखते हुए लुमियन ने एक बार फिर उस काली प्राचीन कब्र के प्रवेश द्वार की ओर देखा, लेकिन अभी भी वो उस अनदेखी आकृति को नहीं देख सका जिसका अमंदीना ने जिक्र किया था। उसका दिल धड़क उठा जब उसने 2 कदम आगे बढ़ाकर हिसोका की लाश से वो अजीब सुनहरा नकाब उठा लिया। चैप्टर 693, गोल्डन कॉर्प्स। लुमियन ने अपने हाथ में मौजूद गोल्ड मास्क को देखा, जिसके आंखों और चेहरे पर सफेद और काला पेंट लगा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे पहन लिया। उसके स्किन में तेजी से एक ठंडी सेंसेशन महसूस हुई और सोने का वजन असाधारण रूप से असली लगा। उसका दिमाग घूमने लगा जैसे ही उसने मास्क के जरिए काली प्राचीन टूम के एंट्रेंस और रुकी हुई रिवर के अंत की ओर देखा, जो अब काफी हद तक पीछे हट चुकी थी। इस बार उसे आखिरकार एक हल्की सी धुंधली फिगर दिखाई दी। उस फिगर ने एक अजीब जंग लगी आयरन क्राउन और खास पैटर्न्स वाला एक डार्क रोब पहना हुआ था। उसकी स्किन दूध जैसी सफेद थी और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे उनमें पूरी रात समाई हुई हो। उसके मुंह और ठुड्डी के पास एक सफेद दाढ़ी लहरा रही थी। वो बूढ़ा आदमी पालथी मारकर बैठा था, उसके हाथ आस्तीन में छिपे थे। वो काली प्राचीन टूम के खुले दरवाजे के सहारे टिका हुआ था। उसके चेहरे के भाव पत्थर की मूर्ति की तरह ठंडे और शांत थे। जैसे ही लुमियन ने उसकी ओर देखा, उस बूढ़े आदमी की नजरें उससे मिली। उसकी काली आंखों में लुमियन की झलक दिख रही थी, जैसे कि अनगिनत फैंटम्स प्रकट हो गए हों। स्प्लैश! उस बूढ़े आदमी के पीछे शून्य में पानी की एक और भी काल्पनिक, लगभग बिना रोशनी वाली लहर उठी। खून से सने कवच में एक विशाल फिगर गुस्से में दहाड़ी पास आने की कोशिश करते हुए। लुमियन की दाहिनी हथेली तुरंत जलने लगी। जंग लगे आयरन क्राउन और अजीब रोब वाले उस बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीन से हाथ बाहर निकाले। उसके हाथों की स्किन पीली और गहरी थी, जो अभी भी स्मूथ थी। हाथों के पीछे के हिस्से फटे हुए थे और हर दरार या तो सफेद पंखों से ढकी थी जो हल्के पीले ऑयल से सने थे, या फिर सड़ते हुए पीले मवाद से टपक रही थी। ये देखते ही लुमियन के विचार गायब हो गए और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अंतहीन ठंडे अंधेरे में उतर रहा हो। उसकी बाईं छाती से एक जानी पहचानी जलन की भावना निकली। उसकी दाहिनी हथेली में जलती हुई पागलपन भरी और हिंसक सनसनी के साथ मिलकर इसने लुमियन की चेतना को जगा दिया, जिससे उसे अंधेरे में एक सहारा मिल गया। इस मौके का फायदा उठाकर लुमियन में सोचने की क्षमता वापस आ गई। उसने उन गहरी आंखों से लगभग काली नसें बाहर निकलते हुए देखी, जिनमें पूरी रात छिपी हुई लग रही थी। वे पागलपन से भरी थीं, जो हर चीज को दफनाने और खत्म करने की धमकी दे रही थीं। आंखें बंद हो गईं और बूढ़े आदमी के पीछे की काल्पनिक लहरें और वो विशाल फिगर गायब हो गईं। लुमियन की नजरें साफ होने लगीं और बाहरी दुनिया का उसका होश पूरी तरह वापस आ गया। उसके शरीर में एक तेज दर्द दौड़ गया। लुमियन ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और पाया कि उसकी कलाई से लेकर हथेली के पीछे तक घिनौने उभार उभर आए थे। उसके बाल घने और सफेद हो गए थे। उसने अपनी हथेली पलटी और देखा कि ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर के बचे हुए ऑरा द्वारा छोड़ा गया निशान पूरी तरह से उभर आया था। वो एकदम सुर्ख लाल था। इन निशानों के चारों ओर सड़ता हुआ मांस, रिश्ता हुआ मवाद और पीली सफेद स्किन थी। लुमियन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ब्लड एम्परर का बचा हुआ ऑरा पूरी तरह एक्टिवेट होने के बावजूद अमंदिना, लुगानो और उसके आसपास के बाकी लोगों ने घबराहट या डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसे किसी भी पागलपन भरे या हिंसक विचारों का एहसास नहीं हुआ। रुको! खून से सने कवच वाली वो फिगर शायद ब्लड एम्परर अलिस्टा ट्यूडर ही है। ये जगह समैरिटन विमेन स्प्रिंग जैसी लग रही है। क्या टूम के एंट्रेंस पर बैठी वो फिगर आर्मर्ड शैडो द्वारा बताया गया अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट हो सकता है? वो और ब्लड एम्परर यहाँ फिर से क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या उन्हें समैरिटन विमेन स्प्रिंग के सोर्स पर नहीं होना चाहिए था?
क्या ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं? क्या अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट ने मुझ पर ब्लड एम्परर का रेजिडुअल ऑरा ढूंढ लिया और उसे आसानी से सील कर दिया? अगर मैं इसे पूरी तरह एक्टिवेट भी कर दूं, तो क्या मैं उस पागल रेड प्रीस्ट के ऑरा को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा? पता नहीं ये मिस्टर फूल की सील की वजह से है या इसलिए कि मैंने हिसोका का गोल्डन मास्क पहना है, लेकिन अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट ने मुझे सीधे अमर होने की प्रक्रिया से गुजरने नहीं दिया और न ही उसने मुझे कंट्रोल खोने के लिए मजबूर किया। लूमियन तेजी से अपनी स्थिति को समझ गया। जैसे ही वो अमर हुआ डेविल काली प्राचीन टूम में घुसा, अंदर की स्थिति एक बार फिर बदल गई। वो टूम जो शांत हो चुकी थी, उससे सरसराहट की आवाज आने लगी, जिसके साथ पत्थर से धातु टकराने की आवाज भी थी। अगले ही पल टूम के एंट्रेंस पर अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट के पास एक सुनहरी फिगर प्रकट हुई। वो फिगर सोने से ढकी हुई थी, उसके हाथ पैर लंबे थे और उसने एक गोल्डन मास्क पहना हुआ था जिस पर सफेद और काले रंग की धारियां थीं। ये उसी तरह का था जैसा लूमियन के चेहरे पर और उस सफेद बकरे के सिर पर था। वो गोल्डन मास्क्ड फिगर अकड़ गई, जैसे कि उसके हाथ पैर मर चुके हों। सिर्फ अपनी कमर की ताकत के सहारे वो एक लाश की तरह लेटे रहने के बजाय उठकर बैठ गई। आंखें बंद किए हुए उसने अपना सिर अपने सबसे करीब मौजूद सफेद बकरे की ओर घुमाया। उस सफेद बकरे का ऑरा तुरंत साधारण हो गया, जिससे वो ठहरी हुई नदी पर चलने में असमर्थ हो गया। वो तेजी से सड़ गया, डूब गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। वो सुनहरी फिगर जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं, उस फटी हुई दुष्ट कपड़े की गुड़िया की ओर मुड़ी। उस गुड़िया के गॉथिक ड्रेस पर मौजूद डरावनी लताएं अचानक जिंदा हो गईं और गुड़िया के चारों ओर लिपट गईं, जिससे वो बेबस और स्थिर हो गई। उस लाश का सिर धीरे धीरे चल रहे हरी आंखों वाले आदमी की ओर मुड़ा। वो हरी आंखों वाला आदमी, जिसकी आंखों में वो बदसूरत कठपुतली दिख रही थी, अचानक रुक गया। एक धमाके के साथ उसका शरीर एक खून से सने सुअर के बच्चे में बदल गया। वो बदसूरत कठपुतली उस सुअर के बच्चे के पास जाकर गिरी, स्थिर, जैसे कि वो एक साधारण कठपुतली में बदल गई हो। लुडविग की आंखें चमक उठीं और वो दौड़कर वहां पहुंचा। उसने एक विशाल मेंढक की तरह छलांग लगाई और उस सुअर के बच्चे पर झपटा। उसने उसका सिर पकड़ा और उसे काट लिया। अमंदिना ने सदमे में अपनी आंखें बंद कर लीं। लुइस बेरी का गॉडसन इतना भयानक राक्षस निकला? वो सुअर जोर जोर से रोने लगा। उस सुनहरी नकाब वाली लाश ने अपनी आंखें बंद की, अपना सिर घुमाया और इवल अजस्ता एगर्स की ओर देखा। लूमियन का माथा चकराने लगा। वो उस अचानक आए पंगु कर देने वाले दबाव को तोड़कर इवलस्टा को बचाने के लिए टेलीपोर्ट होना चाहता था, लेकिन वो झिझक गया। पहले उसने खुद को काली प्राचीन टूम के पास जाने से रोका था। ज्यादा से ज्यादा वो एक दो बार नजर डाल लेता था। अब वो इस खुद बनाए हुए नियम को तोड़ना नहीं चाहता था। इसे तोड़ने का मतलब था बहुत बड़ा जोखिम। हालांकि इवेल्स्टा चर्च ऑफ द फूल से था। जैसे ही लुमियन ने अपना फैसला लिया, वो सुनहरी लाश फिर से मुड़ी, लेकिन इवल अजस्ता में कोई बदलाव नहीं आया। वो अभी भी गंभीर रूप से घायल था, उसका ऑरा कमजोर था। क्या हो रहा है? प्राचीन टॉम में मौजूद उस ठंडी लाश ने इवल अजस्ता को क्यों छोड़ दिया? के गायब होने के बाद रियाजा ने खुद को ढकने के लिए एक अनडेड क्रीचर को बुलाया और प्राचीन टूम वाले इलाके के किनारे तक पहुंच गया। वो जंगल में भागने ही वाला था, लेकिन कुछ और कर पाने से पहले ही उसका शरीर जम गया। पॉप पॉप पॉप। रियाजा के चेहरे, गर्दन और हाथों के पीछे बड़े बड़े गीले मवाद वाले दाने निकल आए, जिनके साथ घिनौना चिपचिपा पदार्थ भी था। पोर्ट पाइलोस की पेट्रोल का वाइस कैप्टन गिर गया और तेजी से अनगिनत खून से सने दानों में बिखर गया, जो उसके पतले सूट की दरारों में रेंग रहे थे। रियाजा द्वारा बुलाया गया वो अनडेड क्रीचर एक पतली इंसानी खाल में बदल गया और धीरे से जमीन पर गिर गया। ये देखते हुए लूमियन के रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार वो उस लाश के उठकर बैठने से पैदा हुए पैरालिसिस से मुक्त हो गया। उसने लुगानो, अमंदीना और बाकी लोगों से कहा, मुझे पकड़ लो। वो वापस टिजामो टेलीपोर्ट होने ही वाला था। उसी पल उस लाश का सुनहरा नकाब वाला चेहरा उसकी ओर मुड़ा। लूमियन का शरीर ठंडा पड़ गया। कैमस और बाकी लोगों की परवाह किए बिना उसने तुरंत अपने दाहिने कंधे पर मौजूद काले निशान को एक्टिवेट कर दिया। अचानक उसने उस ठंडी लाश का चेहरा देखा। सफेद और काले पेंट वाले सुनहरी नकाब के नीचे से उसकी आंखें खुलीं। वे ठंडी, बर्फ जैसी नीली आंखें थीं। बर्फ जैसी नीली आंखें? लूमियन हैरान रह गया। उसे वे आंखें जानी पहचानी लगीं। ये नबोरेडिस्ले की आंखें हैं। धिक्कार है, नबोडिस्ली यहाँ क्या कर रहा है? वो काली प्राचीन टूम में एक ठंडी लाश क्यों बना हुआ है? उसे प्रिजनर पाथवे की बियॉन्डर पावर्स देने का क्या अधिकार है? ये सच नहीं हो सकता। ये नबोरेडिस्ले नहीं है, लेकिन इसकी आंखें वैसी ही हैं। लूमियन के ख्यालों के बीच उसने उन नीली आंखों में एक मुस्कान देखी, जो शरारत, समझ और यकीन से भरी थी। ये हाथ आइलैंड पर उन नीली आंखों में दिखे दर्द भरे भावों के बिल्कुल उलट था।
अचानक उस सुनहरी लाश के हाथ से एक आधा सूखा हुआ, जोर से धड़कता हुआ गहरा लाल दिल निकला और पूरी तरह खत्म हो चुकी ठहरी हुई नदी से उड़कर बाहर आ गया। एक छोटी फिगर मेंढक की तरह उस दिल पर झपटी और उसे पकड़ लिया। वो लुडविग था, उसका मुंह खून से भरा था। सुनहरी लाश की नीली आंखों की मुस्कान और भी रिलैक्स हो गई। उसने लूमियन की ओर देखकर सिर हिलाया और खुशी खुशी अपनी पुरानी जगह पर वापस लेट गया। उसका काली प्राचीन टूम छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। काल्पनिक पानी की एक लहर के साथ टूम का खुला दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। दरवाजे के पास बैठी वो फिगर, जिसके अंडरवर्ल्ड डाविस्ट होने का शक था, गायब हो गई। क्या नबोडिस्ली की लाश टूम से बाहर नहीं आना चाहती? वो वहां कैसे पहुंची? लूमियन कारण नहीं समझ सका, इसलिए उसने लुडविग की ओर देखा और महसूस किया कि लड़का उस आधे सूखे गहरे लाल दिल को अपने मुंह से लगाए हुए था। लूमियन उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। आसपास की लाशें लुडविग को उतनी आकर्षित नहीं कर रही थीं, जितना वो आधा सूखा दिल। क्लैंग! टूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे पूरा इलाका कांप उठा। लूमियन और बाकी लोगों ने एक के बाद एक सपने के टुकड़े देखे और उनके आसपास का नजारा धुंधला हो गया। थोड़ी देर के लिए सुन्न रहने के बाद लूमियन को एहसास हुआ कि वो एक अंधेरी सड़क के बीच में लेटा हुआ था। आसमान में चमकता हुआ सुर्ख चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। ये तिजामों के अंदर का हिस्सा था। चैप्टर 694, अ डील। ड्रीम फेस्टिवल अचानक खत्म हो गया। लूमियन झटके से उठकर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने वो अजीब गोल्डन मास्क पकड़ा हुआ था जो उसे हिसोका से मिला था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो अभी भी सपना देख रहा है या वो मास्क किसी तरह सपने से जागती दुनिया में उसके साथ आ गया है। लूमियन अपने पीछे देखने के लिए मुड़ा। रियाजा और मैज़लो, जो ड्रीम फेस्टिवल के दौरान मर गए थे, सड़क के बीच में लेटे हुए थे और बस होश में आने ही वाले थे। जब वे अपना होश संभाल रहे थे और धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, उस पल का फायदा उठाते हुए लूमियन ने अपना ध्यान उनके लक पर लगाया। वो उन दोनों पर मौत के साफ निशान देख सकता था। उनके फेट्स में एक तेज बदलाव होने वाला था, जो अपरिवर्तनीय रूप से अंधेरे से भर गया था। खासकर रियाजा का लक और भी तेजी से और नाटकीय रूप से बदल रहा था, जैसे कोई नदी अचानक किसी चट्टान से गिरकर झरना बन जाती है। उसी पल रियाजा को याद आया कि ड्रीम फेस्टिवल के दौरान उसके साथ क्या हुआ था। उसके पीले, ठंडे चेहरे पर बेकाबू डर छा गया। पॉप पॉप! उसके पूरे शरीर पर मवाद से भरे बड़े बड़े दाने निकल आए, ठीक वैसे ही जैसे लूमियन ने सपने में देखे थे। रिजा की आंखों को पागलपन में बदलते और उसके शरीर को बिखरते देख लूमियन ने अपना खाली दाहिना हाथ उठाया और उसकी उंगली रिजा के मुंह की ओर ऐसे तानी जैसे वो कोई गुण हो। लूमियन की उंगली से चमकती हुई व्हाइट फ्लेम की एक कंडेंस्ड बुलेट निकली, जिसने रियाजा के मुंह में घुसते ही उसके दांतों को चकनाचूर कर दिया। बूम! दहाड़ती हुई लपटों के बीच रियाजा का सिर इंच दर इंच फट गया। पोर्ट पाइलोस की पेट्रोल टीम का वाइस कैप्टन भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। उसका शरीर अनगिनत चिपचिपे दानों से भरे एक पतले काले सूट से ढका हुआ था। लूमियन अब मैज़लो की ओर मुड़ा, जो रियाजा के भयानक बदलाव से हैरान था और सपने में देखी गई अपनी मौत से डरा हुआ था। शांति से लूमियन ने पूछा, वो किसके लिए काम कर रहा था? बोलते समय लूमियन ने गोल्डन मास्क को अपने ट्रैवलर्स बैग में डाल दिया और ये चेक किया कि सिम्फनी ऑफ हेट्रेड और उसका बाकी सामान अभी भी वहां है या नहीं। हर चीज का हिसाब मिल गया, जिसमें वो खाना भी शामिल था जो उसने लुडविग की ओर फेंका था। मैस्लो जवाब देने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए रुका। हम सब न्यूमिनस एपिस्कोपेट का हिस्सा हैं। न्यूमिनस एपिस्कोपेट। लूमियन धीरे से हंसा। क्या तुम अभी भी डेथ में यकीन करते हो? क्या डेथ पहले ही मर नहीं चुका था? मैस्लो ने कुछ पल के लिए इस सवाल पर विचार किया और फिर कहा, रियाजा ने मुझे बताया था कि डेथ वापस आने की कगार पर है। हाल ही में ऐसे संकेत मिले हैं कि प्रार्थनाओं का फिर से जवाब दिया जा रहा है। मैस्लो की बातें सुनकर लूमियन ने सोच में डूबे हुए सिर हिलाया। तुम न्यूमिनस एपिस्कोपेट के किस फैक्शन से ताल्लुक रखते हो? जहां तक उसे पता था, न्यूमिनस एपिस्कोपेट कई फैक्शंस में बटा हुआ था। वहां रॉयल्स थे, जिनका नेतृत्व एगर्स परिवार के वंशज कर रहे थे, जो बालम एम्पायर के शासन को बहाल करना चाहते थे। आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन, जिसने किसी तरह खुद डेथ को ही दोबारा बनाया था, और कम प्रभावशाली रिपोज और अंडरवर्ल्ड फैक्शंस। हम रॉयल फैक्शन से हैं, मैज़लो ने स्वीकार किया। क्या तुम जानबूझकर पेट्रोल टीम में शामिल हुए थे? लूमियन ने लापरवाही से पूछा। मैस्लो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, एडमिरल क्वेररिल हमारे साथ गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। एडमिरल क्वेररिल, जो मतानी का असली शासक है, न्यूमिनस एपिस्कोपेट के रॉयल फैक्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है। चर्च ऑफ अर्थ मदर और बचे हुए इंटिस फैक्शन के साथ मिलकर, शायद फ्रांका का मतलब 3 अंडों पर नाचने से यही था। स्थिति को देखते हुए रियाजा आखिरकार गद्दार नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि एडमिरल क्वेररिल ने मदद नहीं भेजी।
अगर न्यूमिनस एपिस्कोपेट और चर्च ऑफ द फूल समस्या नहीं सुलझा सकते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने लोग भेजता है। अब उसका दिमाग साफ था। लूमियन ने पूछा, क्या इस ड्रीम फेस्टिवल में हिस्सा लेना रॉयल फैक्शन के ऊपरी अधिकारियों का सीधा आदेश था? हाँ। मैस्लो ने रियाजा के शरीर की ओर एक नजर डाली, जो अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था, और कहा, जाहिर है कि आदेश सीधे एम्प्रेस की ओर से आया था। एम्प्रेस? न्यूमिनस एपिस्कोपेट के रॉयल फैक्शन की पेल एम्प्रेस? लूमियन ने इंस्टिंक्टिवली अपने आसपास का जायजा लिया। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने वो सीधी तलवार निकाली जो उसने पोर्ट सैंटा में खरीदी थी, रियाजा के कपड़े उठाए और उसके द्वारा छोड़े गए सामान की तेजी से तलाशी ली। वहां मौत से सड़े हुए गोल्डन मास्क या क्रिस्टल जैसे स्कल का कोई नामो निशान नहीं था। भले ही सपने में स्कल एक बकरे में बदल गया था और गोल्डन मास्क शांत नदी में डूब गया था, लूमियन ने तर्क दिया कि आखिरकार वो एक सपना ही था। चाहे वो कितना भी अजीब क्यों न हो, अंततः वो सिर्फ एक सपना था। जब कोई मरता था तो वे असलियत में मरते थे, लेकिन चीजों के लिए ये बात शायद सच न हो। ये वैसा ही था जैसे लुडविग ने सपने में जो खाना खाया था वो ट्रैवलर्स बैग में दोबारा प्रकट हो गया था। अगर चीजें गायब होने वाली थीं तो ऐसा बाद में होना चाहिए था। अभी के लिए उन्हें निश्चित रूप से असली दुनिया में वापस आना चाहिए था। हालांकि रियाजा के पास कुछ भी नहीं था। लूमियन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। अपनी आवाज धीमी करते हुए उसने पूछा, टर्मीबोरोस, क्या तुमने कुछ नोटिस किया? टर्मीबोरोस की आलीशान आवाज लूमियन के कानों में गूंजी। क्या तुम्हें अब डर का पता चला? TCH। लूमियन को डर का हल्का सा एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। क्या पेल एम्प्रेस देख रही थी? टर्मिन बोरोज ने गहरे स्वर में जवाब दिया, ये सिर्फ वो नहीं है। वह? क्या पेल एम्प्रेस एक एंजल है? लूमियन ने खुद को संभाला और अपना ध्यान वापस मैस्लो पर लगाया। जब मैस्लो सोच रहा था कि लुइस बेरी खुद से क्यों बात कर रहा है, तभी दूसरे पक्ष ने अचानक पूछा, रियाजा ने तुम्हें क्यों मारा? मैस्लो शांत रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लूमियन धीरे से हंसा, क्या तुमने उसे धोखा दिया? मैस्लो के होंठ कांपे, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। लूमियन ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मत दो। वैसे भी तुम अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। ड्रीम फेस्टिवल के दौरान अपनी मौत के परिणामों के बारे में सोचते ही मैस्लो का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। लूमियन ने सिर हिलाया, फिर आगे कहा, जाओ और जो चाहो करो, बस कुछ भी बुरा मत करना। इससे तुम्हारी मौत जल्दी होगी। उसके साथ ही लूमियन ने रियाजा की लाश की ओर एक नजर डाली, जिससे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पैदा होना शुरू हो गया था। उसके अंदर लालच उमड़ा, लेकिन उसने एक एसेटिक के सेल्फ कंट्रोल के साथ उसे दबा दिया। उसने फैसला किया कि चाहे रियाजा गद्दार रहा हो या नहीं, उसके बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को कैमिस और मतानी पेट्रोल टीम के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। खुद को लालच में पड़ने से रोकने के लिए और एक गंभीर मामला दिमाग में आने पर लूमियन के भाव थोड़े बदल गए। उसने अपने दाहिने कंधे पर मौजूद काले निशान को एक्टिवेट किया और वहां से टेलीपोर्ट हो गया। मैस्लो उस सड़क को घूरता रहा जो एक पल पहले खाली थी और जहां धमाके की वजह से रोशनी फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह उसके शरीर को छोड़ गई हो। सुन्न और निराश भाव के साथ वो मुड़ा और तिजामों के बाहर जंगल की ओर चल दिया। डॉट डॉट डॉट। ब्रियो मोटेल की दूसरी मंजिल के स्वीट में। जैसे ही लुगानो की नींद खुली, उसने नोटिस किया कि वो अपने दाहिने हाथ को हिला नहीं सकता था। ठीक है, सब ठीक है। 1 या 2 साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। टिजामो के लोग बियॉन्डर इफेक्ट्स के बिना मास्क के जरिए ठीक हो सकते हैं। लुगानो ने अपने दाहिने हाथ के दर्द को सहते हुए खुद को दिलासा देने की कोशिश की। तभी उसने अपने दरवाजे के बाहर लिविंग रूम से तेज कदमों की आवाज सुनी। क्रैक। लुगानो के बेडरूम का दरवाजा झटके से खुला। खिड़की से आती सुर्ख चांदनी में लुडविग दिखाई दिया, जिसने पीले सितारों वाली नीली पजामी और वैसी ही नाइट कैप पहनी हुई थी। उसने एक आधा सूखा हुआ, खून से सना, गहरा लाल दिल पकड़ा हुआ था। बाडम्प, बाडम्प। लुगानो को अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और उसे लगा जैसे उसकी रूह डर के मारे उसके शरीर को छोड़ने ही वाली है। क्या लुडविग दोबारा खाने के लिए आया था क्योंकि वो जल्दी जाग गया था और सपने के दौरान उसका पेट नहीं भरा था? एक पल बाद लुगानो ने दरवाजे से एक फिगर को अंदर आते देखा। वो फिगर सेमी ट्रांसपेरेंट थी, जिसने एक जटिल आलीशान काली पोशाक पहनी हुई थी। उसकी गर्दन पर कोई सिर नहीं था, बस एक साफ कट था। उसके हाथ में उसने लाल आंखों और सुंदर नैन नक्श वाले 4 एक जैसे सुनहरे सिर पकड़े हुए थे। वापस इसे को मुझे। उन 4 सिरों ने एंशिएंट फेसाक भाषा में अलग अलग शब्द बोले, जिससे एक पूरा वाक्य बन गया। उनकी 8 सुर्ख आंखों में लुडविग की छवि दिख रही थी। मेरा
लुडविग दौड़कर लुगानो के बिस्तर के पास गया और गोल घूम गया। ऐसा लगा जैसे वो दिल को अपने मुंह तक लाना चाहता था, लेकिन वो झिझकता हुआ लग रहा था। उस पारभासी फिगर द्वारा पकड़े गए 4 सिरों ने एक एक करके बोला, बेवकूफ, खा रहे हो अपना खुद का दिमाग, वहा है मेरा दिल, अगर तुम नहीं वापस करते मैं कर दूंगी तुम्हें में तब्दील, सुअर। लगभग उसी समय लूमियन वहां लुडविग के पास प्रकट हुआ, नजारा देखते हुए और संबंधित शब्दों को सुनते हुए। लूमियन ने उस अजीब दिखने वाली महिला की ओर देखा, फिर लुडविग की ओर, जिसने ऐसा दृढ़ भाव बनाया हुआ था जैसे वो मरते दम तक अपने खाने की रक्षा करेगा। एक पल सोचने के बाद लूमियन ने कहा, मैडम, शायद आप इसके बदले उसे दूसरी स्पिरिचुअली रिच चीजें देने की कोशिश कर सकती हैं। लुडविग की मौजूदा स्थिति में लूमियन ने उससे जबरदस्ती चीज छीनने की हिम्मत नहीं की। जटिल काली पोशाक वाली वो महिला, जिसने 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिर पकड़े थे, चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसके एक सिर ने एक चमकता हुआ गोल्ड कॉइन थूका और उसे अपने दांतों के बीच दबा लिया। गोल्ड कॉइन? आप इसे गोल्ड कॉइन से खरीदना चाहती हैं? लुडविग को पैसों की परवाह नहीं है। लूमियन उस महिला को यह बताने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो गोल्ड कॉइन जाना पहचाना लग रहा था। वो एक लोएन गोल्ड कॉइन था जिसकी कीमत 1 पाउंड थी। लूमियन ने लुडविग की ओर देखा। लुडविग डगमगा गया। कुछ सेकंड्स के बाद उसने आखिरकार अपने हाथ आगे बढ़ाए और वो आधा सूखा गहरा लाल दिल महिला के सिर को दे दिया। उस सुनहरे लाल आंखों वाले सिर ने पकड़ छोड़ दी और गोल्ड कॉइन लुडविग के हाथ में गिर गया। जल्दी से उसने अपने दांत उस आधे सूखे गहरे लाल दिल में गड़ा दिए। वो पारभासी महिला पीछे हटी और लुगानो के बेडरूम से गायब हो गई। लुडविग ने झट से वो लुअन गोल्ड कॉइन अपने मुंह में डाल लिया, जैसे उसे अपने पेट में छिपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर उसे कुछ और ख्याल आया और उसने उसे वापस बाहर निकाला। उसने उसे अपनी पजामी से पोंछा और सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। जैसा कि मैंने सोचा था, ये बिल्कुल जेना के लकी गोल्ड कॉइन जैसा है। एक लोअन गोल्ड कॉइन जो मिस्टर फूल से गहराई से जुड़ा हुआ है। लूमियन ने समझ आने पर खुद से सिर हिलाया। उसके अंदर निराशा की एक लहर दौड़ गई। मेरे करीबी 2 लोगों को लकी गोल्ड कॉइन्स मिल गए हैं, मेरे पास एक क्यों नहीं है? चैप्टर 695, कोलोबोज वरी। लूमियन अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने लुडविग की ओर देखा, जिसने अपना संयम वापस पा लिया था। बिस्तर के कोने में दुबक रहे लुगानो की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, हम कल ट्रायर वापस जाएंगे और तुम्हारे लिए एक साइकाइट्रिस्ट ढूंढेंगे, एक असली और सच्चा वाला। ये फैसला लुगानो की चिंता में नहीं लिया गया था, बल्कि ये कुछ ऐसा था जो लूमियन के एजेंडा में काफी समय से था। 007 को सुबह के शुरुआती घंटों में ही फीडबैक दे देना चाहिए था। लूमियन, फ्रैंका और बाकी लोग चर्चा करेंगे कि मिरर पर्सन मोरान अविग्नी को कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा लूमियन का इरादा इस मौके का फायदा उठाकर टर्मी बोरोस की शक्ति निकालना और एक फेट अप्रोप्रिएट बून प्राप्त करना था। ड्रीम फेस्टिवल से उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रीपर पोशन का काफी हद तक डाइजेशन था। वो जानता था कि सदर्न कॉन्टिनेंट संघर्षों और कॉम्बैट के अवसरों से भरा था जो उसे रीपर पोशन पचाने में मदद करेंगे। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आगे बढ़ने के 2 हफ्ते से भी कम समय में पोषण के डाइजेशन की प्रोग्रेस आसमान छू लेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक मर्क्यूरी थर्मोमीटर का कॉलम किसी जीवित व्यक्ति की कांख को छूने पर तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। पाद्री काली, हिसोका का ड्रीम प्रोजेक्शन और सीक्वेंस 6 या सीक्वेंस 5 के बराबर शक्ति वाले लगभग 20 अन्य लोगों को खत्म करने ने लूमियन को जीवन की नश्वरता का एहसास करा दिया था। ये दरांती के नीचे घास की तरह था, जो एक साधारण वार से लगातार ढह रही थी और हवा में बिखर रही थी। इसके अलावा पहली 4 सीक्वेंसेस की एक्टिंग का अनुभव करने के बाद लूमियन को लगा कि हंटर पाथवे में तबाही लाने की एक अलग विशेषता थी। रीपर्स भी इसका अपवाद नहीं थे। इस एक्टिंग के साथ उसे विश्वास हो गया कि रीपर की विनाशकारी विशेषताएं जो तबाही लाती थीं, वे अब और अधिक स्पष्ट थीं। उसी समय लूमियन को दुश्मन के विनाश से बहुत फायदा हुआ। जैसे जैसे उसका दिमाग दौड़ रहा था, उसने अपने पहले रीपर एक्टिंग प्रिंसिपल का सार निकाला। कलिंग का मतलब टारगेट को नष्ट करना और अपने लिए फसल काटना है। अगर मेरे पास 3 या 4 और इसी तरह के कल्स होते, तो मुझे अन्य एक्टिंग प्रिंसिपल्स को समझने और रीपर पोषण बचाने के लिए उन्हें व्यवहार में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ऐसा सौभाग्य दुर्लभ है, लूमियन ने चुपचाप आह भरी। इसके लिए 10 से अधिक सीक्वेंस 6 और सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी, जिनमें स्पष्ट कमियां हों और जिनका वो बिना किसी हस्तक्षेप के फायदा उठा सके। इनमें से प्रत्येक शर्त को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, उन सभी को एक साथ पूरा करना तो दूर की बात थी। सबसे पहली बात, चाहे मनुष्य पोशंस पीते हों या बून्स के माध्यम से सुपर पावर्स प्राप्त करते हों, उनके पाथवेज और सीक्वेंसेस उनकी कमियों में भिन्न होते थे।
वे सभी ड्रीम फेस्टिवल के ग्रेव कीपर्स की तरह ड्रीम प्रोजेक्शंस के बोझ तले दबे नहीं हो सकते थे, जहां भावनाएं और इच्छाएं जरा से ट्रिगर पर फट जाती थीं। भले ही बून प्राप्त करने वाले दुष्ट देवताओं से गहरे प्रभावित थे और कुछ हद तक मानसिक समस्याओं से ग्रस्त थे, फिर भी भावनाओं और इच्छाओं का फटना अनिवार्य नहीं था। कुछ का व्यक्तित्व बस बदला हुआ हो सकता था। दूसरी बात, सीक्वेंस 6 और सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स असामान्य थे, विशेष रूप से बाद वाले जो विभिन्न फैक्शंस की रीढ़ की हड्डी बनाते थे। बिना फैक्शंस के भी वे अपनी टीमें बना सकते थे और पायरेट एडमिरल्स की तरह एक क्षेत्र पर राज कर सकते थे। ऐसे 10 से 20 बियॉन्डर्स को इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं था। इसके अलावा यदि किसी बड़ी घटना के कारण पहली दो शर्तें पूरी हो भी जाती, तो बियॉन्डर्स की सामान्य कमियों को लूमियन और उसके मिस्टिकल आइटम्स द्वारा काउंटर नहीं किया जा सकता था। अंत में युद्ध के दौरान विभिन्न फैक्शंस का एक महत्वपूर्ण सदस्य, एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर, संबंधित डेमीगॉड का ध्यान आकर्षित कर सकता था। ड्रीम फेस्टिवल जैसी एक मिस्टिसिज्म घटना अपनी अंतर्निहित सीमाओं और प्राकृतिक समस्याओं के साथ लूमियन के लिए असामान्य रूप से उपयुक्त थी। शायद उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों में लगभग एक सहस्राब्दी में ऐसी केवल एक ही घटना हुई थी। लूमियन फिर से आ भरे बिना नहीं रह सका। उस समय लुगानो ये सुनकर रोमांचित था कि वो भोर होते ही ट्रायर लौट सकता है। उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है ठीक है। ट्रायर वापस जाने पर उसके बॉस के पास अधिक भरोसेमंद साथी थे। उसे शायद अब लुडविग की देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूमियन ने एक पल के लिए सोचा और सुर्ख चांदनी बिखेर रहे पर्दों की ओर देखा। लापरवाही से उसने लुगानो से पूछा, क्या तुमने हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन फॉर्मूला और संबंधित इंग्रेडिएंट्स के लिए पर्याप्त बचत कर ली है? लुगानो दंग रह गया। नहीं, मैं अभी भी पोशन फॉर्मूला की कीमत से थोड़ा पीछे हूँ। उसकी वर्तमान अधिकांश बचत लूमियन से आई थी, जो लगभग 15,000 वर्ल्ड डी और थी। उसके ज्ञान के आधार पर एक सीक्वेंस 7 पोशन फॉर्मूला की कीमत आमतौर पर 16,000 से 20,000 वर्ल्ड डी और के बीच होती थी। लूमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं तुम्हारे लिए हार्वेस्ट प्रीस्ट पोशन फॉर्मूला और आवश्यक इंग्रेडिएंट्स पर नजर रखूंगा। अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो मैं अंतर को कवर करने में मदद करूंगा। इसे इस साहसिक कार्य की लूट का हिस्सा समझो। लुगानो की आंखों में आंसू आने और उसकी दृष्टि धुंधली होने से पहले वो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने सही चुनाव किया है। मेरा भविष्य सचमुच बॉस के साथ है। बेचैनी के संकेत के साथ उसने पूछा, लेकिन वो एक ड्रीम एडवेंचर था। क्या फायदे असली दुनिया में वापस लाए जा सकते हैं? लूमियन ने विस्तार से नहीं बताया। उसने अपने ट्रैवलर्स बैग से हिसोका का गोल्डन मास्क निकाला। ये संभव है, कुछ खास चीजें संभव हैं। लुगानो को राहत का एहसास हुआ। लूमियन लुडविग की ओर मुड़ा, जिसने ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्यारा खिलौना पा लिया हो, और हल्का सा सिर हिलाया। तुम वापस सोने जा सकते हो। ब्लू नाइट कैप पहने हुए लुडविग ने पलकें झपकाईं और अपना पेट छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसका पेट जोर से गूंज रहा था। लूमियन खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसा और खाने का वो हिस्सा निकाला जो लुडविग ने सपने में खाया था, जिसमें आलमंड पिस्ताशियो क्रीम केक, लिकर इन्फ्यूज चॉकलेट, एक्लेयर्स और बहुत कुछ शामिल था। लुडविग द्वारा अपना शांत भोजन शुरू करने के बाद लूमियन अपने कमरे में लौटा और एक दहकते सफेद फायरबॉल को प्रकट किया। उसने पत्र खोला, एक फाउंटेन पेन उठाया और मैडम मैजिशियन को एक पत्र लिखा। इसने अन्य मामलों से निपटने पर प्राथमिकता ले ली। लिखते समय लूमियन ने कुछ सोचा। अगर मैं ग्रेव कीपर्स के सभी बुजुर्गों को मार दूं, तो क्या आदिम कबीले के पास अभी भी मृतकों पर हमला करने और उन्हें खत्म करने की क्षमता होगी? या क्या वे असली दुनिया में अभी भी जीवित हैं, उन लोगों को अपने साथ नीचे घसीटने का इंतजार कर रहे हैं जो तिजामों पर हमला करते समय पहले ही मर चुके हैं? या क्या मृतक बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, जैसे कि उस आग की तरह जिसने टवानाकू परिवार को अपनी चपेट में ले लिया था? डॉट डॉट डॉट। टिजामो टाउन में पुलिस मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर कैमस अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने सहज रूप से अपने सामने वाले अस्थायी बिस्तर की ओर देखा। उसने देखा कि कंबल हटा दिया गया था और कोलोबो कहीं नहीं मिल रहा था। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, अभी भी ड्रीम फेस्टिवल में हूँ? कैमस सावधानी से उठ बैठा और उसे कोने के दरवाजे के पास एक आवाज सुनाई दी। अंधेरे में पर्दों से छनकर आती सुर्ख चांदनी के नीचे उसने कोलोबो को वहां घुटनों के बल बैठे दुबकते और कांपते हुए देखा। कैमुस ने अपनी आवाज धीमी की और धीरे से पूछा, क्या हुआ? कोलोबो की आवाज थरथराई जब उसने जवाब दिया, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। कैमस को यह मनोरंजक लगा और उसने कोलोबो की ओर देखा। क्या तुमने अपने पूर्वाभास का गलत अर्थ निकाला है? आसमान भला कैसे गिर सकता है? डॉट डॉट डॉट। तिजामों के बाहर आदिम जंगल के किनारे पर सफेद रंग से सजे चेहरे के साथ मैस्लो धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ा।
अपनी आगामी लेकिन अपरिहार्य मृत्यु के बारे में जानना एक भयानक एहसास था। उसे न्यूमिनस एपिस्कोपेट को धोखा देने का पछतावा था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। तिजामो पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसे टवानाकू द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित किया गया था, जो छुट्टियों के लिए वापस आया था। वो पाद्रे कैली और तिजामो की स्थिति की निगरानी करने वाला एक पतित व्यक्ति बन गया था। इसके बाद हालांकि वो जानता था कि ट्वनाकू मारा गया था, फिर भी दूसरे पक्ष का ड्रीम प्रोजेक्शन उसके सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मामला खत्म नहीं हुआ है। मैस्लो कदम दर कदम आगे बढ़ा, जंगल में लौटने और एक पेड़ के लिए पोषण बनने की लालसा रखते हुए, ठीक अपने पूर्वजों की तरह। जैसे ही वो चला, उसने पास के बैरक से लगभग 20 लोगों को निकलते देखा। पुरुषों को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और वे अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए तैयार हुए। उसी क्षण मैस्लो को लगा कि रात अचानक रोशन हो गई है। अवचेतन रूप से उसने आसमान की ओर देखा और एक जलती हुई चट्टान को सुर्ख लौ वाली पूंछ के साथ नीचे उतरते देखा। एक पल में जलती हुई चट्टान मैस्लो की दृष्टि में भर गई। वो जंगल के किनारे और बैरक के बीच के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गड़गड़ाहट। मीटियोराइट से उठी हवा और धूल ने तेजी से उस क्षेत्र को भर दिया। हवा में उठते हुए और बिखरते हुए सुर्ख चांद और सितारों की रोशनी को धुंधला कर दिया। गड़गड़ाहट। ऐसा लगा जैसे पूरा टिजामो एक भीषण भूकंप का अनुभव कर रहा हो। इमारतें हिंसक रूप से हिल गईं और कांच टूट गए। कमजोर नींव वाले कई घर जल्दी ही ढह गए, जिससे उनके निवासी दब गए। बड़ी मुश्किल से कैमस ने अपना संतुलन वापस पाया। एक बार जब इमारत स्थिर हो गई तो वो टूटी हुई खिड़की की ओर भागा और बाहर देखा। उसने देखा कि आसमान ग्रे और मटमैला था, इतना करीब कि अगर वो ऊपर उछलता तो उसे छू सकता था। आसमान वास्तव में गिर गया है। किसी अकथनीय कारण से ये विचार कैमस के दिमाग में कौंध गया। डॉट डॉट डॉट। ब्रियो मोटेल के दूसरी मंजिल के स्वीट में पत्र और फाउंटेन पेन को पकड़े हुए लूमियन ने मनोरंजन के साथ बाहर की धुएं और धूल को देखा, पास ही भारी प्रहार महसूस करते हुए। कितना सीधा, उसने ईमानदारी से आह भरी। आसमान से एक मीटियोराइट गिरा था। नजर से देखने पर तबाही ने संभवतः अधिकांश मृतकों को खत्म कर दिया था। लूमियन दरवाजे की ओर मुड़ा, जो इमारत के हिलने के कारण खुल गया था, और उसने देखा कि लुडविग अभी भी खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। खाने के ढेर में से कुछ भी जमीन पर नहीं गिरा था। घायलों की सहायता के लिए लुगानों को बाहर भेजने के बाद लूमियन अपने कमरे में लौटा और लिखना जारी रखा। पूरा होने पर उसने तुरंत एक अनुष्ठान किया और डॉल मैसेंजर को बुलाया। जैसे ही फैलती मोमबत्ती की लौ से डॉल मैसेंजर बाहर आई, वो अचानक सिकुड़ गई। धीरे से उसने अपने बाईं ओर और फिर अपने दाईं ओर देखा। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, वो दबे पांव चली और सावधानी से लूमियन के पत्र के पास पहुंची। लूमियन ने डॉल मैसेंजर को पहले कभी इस तरह व्यवहार करते नहीं देखा था। उसने भ्रम और मनोरंजन के साथ उसे देखा जब उसने एक चोर की तरह मुड़ा हुआ पत्र उठाया। उसने उसकी ओर हाथ हिलाया और तेजी से मोमबत्ती की लौ में वापस चली गई। लूमियन हंसा और अपना सिर हिलाया। डॉल मैसेंजर की हरकतों के बारे में अब और नहीं सोचा। कम से कम ये हानि रहित लग रहा था और उसके पास करने के लिए कई चीजें थीं। लूमियन बेडरूम से बाहर निकला, कॉरिडोर में दाखिल हुआ और पहली मंजिल पर गया। उसने मोटेल के मालिक को पकड़ा, जो जागने के बाद स्थिति देखने के लिए बाहर आया था, और पूछा, वो महिला और उसका साथी जो आज रात आए थे, वे किस कमरे में ठहरे हैं? चैप्टर 696 फेदर्स। तिजामो टाउन में ट्वानाकू के घर में अमंदिना इमारत के जोरदार हिलने के कारण जाग गई। वो सुस्ती में खड़ी हुई और खिड़की से बाहर देखा। आसमान ग्रे हो गया था और नीचे की ओर झुक रहा था, जिसने सुर्ख चांद और सितारों को पूरी तरह से छिपा दिया था। लगभग घने अंधेरे में अमंदिना मुड़ी और अपनी नजर पास ही टिका दी। सलीके से कपड़े पहने हुए रॉबर्ट धीरे धीरे उठा। उसकी सुस्त हरकतों से लग रहा था कि वो बिना रोशनी वाले माहौल में खुद को ढालने के लिए संघर्ष कर रहा है। जब जमीन और इमारतों में झटके आखिरकार थम गए, तो रॉबर्ट ने अमंडिना को देखने के लिए अपनी स्पिरिट विजन का इस्तेमाल किया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने पूछा, क्या हम जाग गए हैं? उसे याद आया कि ड्रीम फेस्टिवल में जाने से पहले उसने और अमांदीना ने मिलने के बहाने एक डेट का इस्तेमाल किया था। जब वे उस खास सपने में पहुंचे तो वे अस्थायी रूप से अलग हो गए थे। एक वहीं रुका रहा जबकि दूसरा सेंट सियन कैथीड्रल चला गया। बाहर अचानक शोर भरी सड़क पर नजर डालते हुए अमंदीना ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड सोचा, शायद, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जैसे ही रॉबर्ट को सपने की मुलाकातें याद आईं, दोनों खामोश हो गए। आखिरकार उसने भारी आवाज में पूछा, अंत में तुम्हारे साथ क्या हुआ? अमंदीना अचानक मुस्कुरा दी, ज्यादा कुछ नहीं। रॉबर्ट ने अपना मुंह फिर से बंद कर लिया। अपनी नाइट विजन के साथ अमंदीना ने मिलीजुली भावनाओं के साथ मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। क्या कुछ और है जो तुम पूछना चाहते हो? एक लंबी खामोशी के बाद रॉबर्ट ने कहा, उसके बाद तुमने क्या अनुभव किया?
घर की खामोशी को महसूस करते हुए अमंदीना आखिरकार फुसफुसाई, मैंने उसे देखा जिसने मुझे शक्तियां दी। उसे जिसने तुम्हें शक्तियां दी? रॉबर्ट ने हैरान होकर पूछा। अमंदीना हंसी। हम वास्तव में काली प्राचीन टूम को छूने के बाद सोए नहीं थे। हम वास्तव में शक्तियां प्राप्त करने के बाद ही बेहोश हुए थे। यह कैसे संभव है? रॉबर्ट अविश्वासी लग रहा था। अमंदीना ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वो बुदबुदाई, शक्तियां प्राप्त करने पर व्यक्ति तुरंत कोमा या गहरी नींद में चला जाता है। जब वे जागते हैं तो वे उस शक्ति को पूरी तरह समझ लेते हैं। उनकी आत्मा और शरीर एक निश्चित बदलाव से गुजरते हैं। क्या इसे पुनर्जन्म से पहले की एक निचले स्तर की मृत्यु माना जाता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रॉबर्ट की उलझन बढ़ गई। यह पूरी तरह से समझ से बाहर था। अमंदीना मुस्कुराई और उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। उस व्यक्ति ने मुझे बताया। शायद ये मार्गदर्शन का एक रूप है। मार्गदर्शन। अंधेरे में उसकी स्थिति जानने के एकमात्र तरीके के रूप में अपनी स्पिरिट विजन का उपयोग करते हुए रॉबर्ट ने अमंदीना की ओर देखा। उसे लगा कि उसकी मंगेतर बदल गई है, जैसे वो रातों रात बड़ी हो गई हो। अमंदीना हमेशा की तरह उस मुलाकात के बारे में विस्तार से बताना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी बात पी ली। आह भरते हुए उसने कहा, क्या तुम पाद्रे काली को चेक करने नहीं जा रहे? शायद वो अब ज्यादा देर जीवित न रहे। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए रॉबर्ट के मुंह से निकला, वो प्राचीन टूम की ओर भागा और मारा गया? वह वास्तव में मर चुका है, अमंदीना ने पुष्टि की। रॉबर्ट के भाव बदल गए, लेकिन उसने कातिल की पहचान के बारे में पूछताछ नहीं की। एक पल सोचने के बाद अमंदीना ने कहा, पाद्रे कैली के पास जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो इच्छा जो तुमने उसे पहली बार देखते समय महसूस की थी, वो तुम्हारे दिल से नहीं आई थी। उसने एक अनुष्ठान के जरिए एक डीमन से प्रार्थना की थी और तुम्हें प्रभावित करने की शक्ति प्राप्त की थी। रॉबर्ट की आंखें फैल गईं, उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बिना किसी और बात के अमंदीना उसके पास से गुजरते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। रेलिंग पर हाथ रखते हुए वो रुकी और संक्षिप्त में कहा, चलो सगाई तोड़ने का कोई बहाना ढूंढते हैं। मैं तुम्हारे बारे में दूसरी चीजें स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरे मंगेतर ने उन परिस्थितियों में मुझे काली प्राचीन टूम ढूंढने के लिए लुइस बेरी के साथ अकेले जाने दिया। चिंता मत करो, मैं किसी को तुम्हारे मामलों के बारे में नहीं बताऊंगी। जो मेरे सपने में जानते थे वे भी नहीं बताएंगे। रॉबर्ट पीछे मुड़ा। उसकी नजर सीढ़ियों पर टिकी थी जब अमंदीना कदम दर कदम नीचे उतरी। अंधेरा उसकी आध्यात्मिकता की रोशनी को निगल रहा था। ट्वनाकू का घर छोड़कर अमंदीना सड़क पर आ गई। उसने अंधेरे नीचे झुके हुए आसमान और दोनों तरफ की छिटपुट रोशनी को देखा और उसे धूल भरी हवा की महक आई। अपना हाथ नाक पर रखकर अमंदीना मनोर की ओर चल दी। उसके कदम धीरे धीरे तेज होने लगे। डॉट 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 टिजामो टाउन में पुलिस मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर जैसे ही कैमस ने महसूस किया कि कोलोबो का कांपना कम हो गया है, जैसे उसने खुद को संभाल लिया हो, बगल के कमरे से दर्दनाक गालियां गूंज उठीं। उसका दिल धड़क उठा जब उसने एक मोमबत्ती जलाई और थोड़े टेढ़े लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर उसने फेसेशियन लोबन को जमीन पर लेटे हुए देखा, जो अपने घुटने को पकड़े हुए दर्द में चिल्ला रहा था। टिजामो पेट्रोल टीम का सदस्य भूकंप जैसी हलचल से जागा था और कवर लेने के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश की थी, लेकिन एक पैर ने अजीब तरह से ताकत खो दी, जिसके साथ तेज दर्द हुआ जिससे वो गिर गया। इससे पहले कि कैमिस अपने विचार व्यवस्थित कर पाता, उसके पास रिया की आवाज गूंजी, चिंता मत करो, ये वही मास हिस्टीरिया है जिसका उल्लेख जांच में किया गया है। संबंधित मास में जाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। तिजामों की असामान्यताओं की जांच करने के लिए कैमस के साथ सहयोग करने के बाद लोबान जल्दी ही रिया की बात समझ गया। गालियां देते हुए वो बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने तकिए के नीचे से एक मिलिट्री फ्लास्क निकाला और शराब के कुछ घूंट पिए। तब तक पीने के बाद जब तक उसके चेहरे पर रंग वापस नहीं आ गया, लोबान ने राहत की आह भरी। मुझे लगता है कि मेरा घुटना थोड़ा ठीक हो गया है। कभी कभी शराब मैस से ज्यादा उपयोगी होती है। राहत की आह भरते हुए कैमिस रिया की ओर मुड़ा और उसे एहसास हुआ कि उसके साथी के भाव और ठंडे हो गए हैं। जो अभी हुआ उसके बाद उसकी ड्रीम प्रोजेक्शन पूरी तरह गायब हो गई है। क्या भावनाएं और इच्छाएं उसके शरीर में वापस आ गई हैं? क्या वो खास ड्रीमस्केप अभी भी मौजूद है? और क्या अगले साल ड्रीम फेस्टिवल होगा? कैमिस ने तुरंत कई चीजों को आपस में जोड़ा। उसी पल रिया ने उससे कहा, चलो बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम कुछ लोगों को बचा सकते हैं। ड्रीम फेस्टिवल के दौरान मरने वाले ही केवल घायल नहीं होने चाहिए। हैरान होकर कैमिस ने जवाब दिया, ठीक है। उसके दिल में खुशी उमड़ पड़ी। उसे लगा कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं की वापसी के कारण रिया में कोई मौलिक बदलाव नहीं आया है। डॉट 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 ब्रियो मोटेल के मालिक के निर्देशों का पालन करते हुए लूमियन चौथी मंजिल पर पहुंचा और संबंधित कमरे का लकड़ी का दरवाजा खोला।
दहकते सफेद फायरबॉल की रोशनी में घना अंधेरा पीछे हट गया, जिससे लूमियन को सब कुछ साफ दिखने लगा। झटकों के कारण कुछ सामान गिर गया था, मेज और कुर्सियां खिसक गई थीं और छत से थोड़ी धूल छिड़क गई थी। खिड़की कसकर बंद थी, लेकिन कांच चकनाचूर हो गया था। इसके अलावा वहां कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था और इंसानों का कोई निशान नहीं था। इलाके की तलाशी लेने पर लूमियन को उस आदमी या औरत का कोई निशान नहीं मिला। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए वो खुद से बुदबुदाया, मूल ड्रीम फेस्टिवल के नियमों के अनुसार सपने में मौत का मतलब तत्काल मृत्यु नहीं होता। क्या वे जागने के बाद तिजामो छोड़ गए? मैंने उनकी लाशों का ख्याल रखने और उनके बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करने की योजना बनाई थी। लूमियन को विश्वास नहीं था कि वो आदमी और औरत सिर्फ इसलिए नहीं निकल सकते थे क्योंकि दरवाजा और खिड़की कसकर बंद थे। आखिरकार वे दो मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स थे और एक तो डेविल भी था। शायद उनके पास उस समस्या को हल करने के लिए विशेष क्षमताएं थीं। जैसे ही लूमियन ने निशान ढूंढने और ड्रीम फेस्टिवल की ओर से मृतकों को खत्म करने के लिए उनका पीछा करने पर विचार किया, उसने लापरवाही से कमरे के विभिन्न विवरणों की जांच की। अचानक उसकी पुतलियां फैल गईं और उसकी आंखें थम गईं। उसने खिड़की के पास वाले रिक्लाइनर के नीचे चुपचाप पड़ा एक पंख देखा, हल्के पीले तेल से सना एक सफेद पंख। लूमियन के सिर में सनसनी हुई और वो चुपचाप 2 कदम पीछे कॉरिडोर में आ गया। रियाजा की तरह, क्या वो आदमी और औरत पहले से ही मर चुके थे और किसी असामान्यता से गुजरे थे? उनकी लाशों का क्या हुआ? गायब हो गईं? क्या वे इंसान जो अमृत व गॉडहुड पा चुके थे, ड्रीम फेस्टिवल छोड़ने के बाद अलग व्यवहार दिखाएंगे? अपने पीछे तैरते हुए दहकते सफेद फायरबॉल के साथ लूमियन ने सवालों से घिरे कमरे का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। शायद उस आदमी और औरत की लाशें अभी भी यहीं थीं, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पा रहा था। सावधानी से अंदर जाते हुए वो रिक्लाइनर के पास पहुंचा। उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ और निराकार वस्तु का कोई निशान नहीं मिला। लूमियन ने अपने ट्रैवलर्स बैग से मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस और आई ऑफ ट्रूथ निकाले और उन्हें एक एक करके पहना। वो अभी भी उस आदमी और औरत को नहीं देख सका। उसकी दृष्टि अस्त व्यस्त अंधेरे, एक काली नदी, तैलीय पंखों और कैद करने वाले अंधेरे से भर गई थी। हकीकत में लौटने पर क्या वे तुरंत अमर हो गए और ये जगह छोड़ दी? लूमियन ने अपने दाहिने कंधे पर काले निशान को एक्टिवेट करने से पहले कुछ सेकंड सोचा और उस खास सपने की परिधि पेरिफेरी में जंगल के एक स्थान पर टेलीपोर्ट हो गया। एक हंटर के रूप में लूमियन ने अमंडीना द्वारा उसे काली प्राचीन टूम तक ले जाने के बाद सही रास्ते और पर्यावरणीय विशेषताओं को याद कर लिया था। लगभग 15 मिनट के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां जमीन से पेड़ों की कई जड़ें बाहर निकली हुई थीं, जो रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स की तरह लग रही थीं। हालांकि वो स्थान जहां काली पत्थर जैसी प्राचीन टूम खड़ी होनी चाहिए थी, वो खाली था। क्या वो काली प्राचीन टूम केवल सपनों में मौजूद है और हकीकत में उसका सामना नहीं किया जा सकता? लूमियन ने गंभीरता से विचार किया। तो पेल एम्प्रेस और अन्य एंजल्स व्यक्तिगत रूप से नीचे नहीं उतर सकते और केवल लोगों को ड्रीम फेस्टिवल में भाग लेने के लिए भेज सकते हैं? जैसे जैसे उसके विचार दौड़ रहे थे, लूमियन की नजर काली प्राचीन टूम के अनुरूप भूमि पर इधर उधर गई। ये वास्तव में अपने आसपास से थोड़ा अलग था। जमीन से कोई उलझी हुई पेड़ों की जड़ें बाहर नहीं निकली थीं और ये समतल और पत्थर रहित था। सोच समझकर आगे बढ़ते हुए लूमियन ने अपनी सीधी तलवार निकाली और उसे फावड़े की तरह इस्तेमाल किया, मिट्टी खोदने की कोशिश करते हुए। जैसे ही उसने एक छोटा गड्ढा खोदा, उसकी पलकें फड़क उठीं। गहरी भूरी मिट्टी में हल्के पीले तेल से सने 2 सफेद पंख दबे हुए थे। एक धीमी सांस लेते हुए लूमियन ने और गहरा खोदा। थोड़ी ही देर में हथेली के आकार का गहरा, थोड़ा नम और चिपचिपा मिट्टी का ढेला नजर आया। चैप्टर 697, मैडम मैजिशियंस एक्सप्लेनेशन। लूमियन ने जब उस अजीब मिट्टी को गौर से देखा तो वो हेला द्वारा समैरिटन वुमेन स्प्रिंग को वापस लाने के सीन को याद किए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने ट्रैवलर्स बैग से सोने की डलियां और सिक्के निकाले और अपनी हथेली में एक दहकती हुई सफेद फायरबॉल जलाई। जैसे ही लपटें तेज हुईं, उसकी स्पिरिचुअलिटी के कंट्रोल में सोना धीरे धीरे पिघल गया और एक छोटा सुनहरा बॉक्स बन गया। लूमियन ने फिर उन लपटों का इस्तेमाल एक ब्लेड की तरह किया ताकि बॉक्स के लिए एक ढक्कन बनाया जा सके। एक बार जब सोना ठंडा होकर जम गया तो उसने अपनी सीधी तलवार का इस्तेमाल फावड़े की तरह किया ताकि हथेली के आकार के मिट्टी के ढेले को ढक्कन बंद करने से पहले बॉक्स में डाला जा सके। सुनहरे बॉक्स को सहेज कर रखने के बाद लूमियन ने नोटिस किया कि उसके हाथ में मौजूद सीधी तलवार जंग खाकर सड़ चुकी थी। घबराने के बजाय लूमियन खुश था। वो खुद से बुदबुदाया, वो मिट्टी वाकई जादुई है। यह ड्रीम फेस्टिवल से उसकी प्राप्तियों में से एक थी। रियाजा और मैस्लो के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त न करने और डीमन की सेवा करने वाले उस आदमी और औरत के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बावजूद लूमियन ने आखिरकार कुछ कीमती चीज हासिल कर ली थी। उसने इलाके की तलाशी जारी रखी, लेकिन उसे कोई और सुराग नहीं मिला।
कोई और रास्ता न होने पर वो ब्रियो मोटेल की दूसरी मंजिल पर वापस टेलीपोर्ट हो गया। तब तक मीटियोराइट के कारण उठा अधिकांश धुआं और धूल छंट चुकी थी। सुर्ख चांद की रोशनी ने तिजामों पर एक डरावनी चमक बिखेर दी थी। लूमियन ने मास्टर बेडरूम की मेज पर एक मुड़ा हुआ पत्र देखा, जिसके ऊपर पीतल जैसी धातु की एक पतली चादर रखी थी। मैडम मैजिशियन का जवाब आज रात काफी तेज है। लूमियन ने पीतल की प्लेट उठाई और उस पर उकेरे गए रहस्यमय पैटर्न्स और शब्दों की जांच की, लेकिन वह उनके अर्थ या उद्देश्य को नहीं समझ सका। वो संबंधित स्पिरिचुअलिटी की चमक को भी महसूस नहीं कर सका। अपना सिर हिलाते हुए लूमियन ने अस्थायी रूप से पीतल की चादर को एक तरफ रख दिया। अपने दाहिने हाथ की हल्की पकड़ के साथ उसने एक तैरती हुई दहकती सफेद फायरबॉल प्रकट की। उसकी चमक में वो बैठ गया और मैडम मैजिशियन का जवाब पढ़ने लगा। इसमें कोई शक नहीं है, तुमने जो बताया है उसके हिसाब से उस ड्रीम टूम में मौजूद लाश नाबो डिस्ली की है। रही बात नाबो डिस्ली की, तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि ये डेविल मोनार्क फरबॉटी का एक उपनाम है या एक असली नाम है जिसे कुछ खास परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि नाबो डिस्ली एक डेविल मोनार्क और उन 8 प्राचीन देवताओं में से एक होने के नाते जिन्होंने कभी दुनिया पर राज किया था, प्रिजनर पाथवे से सुपर पावर्स दे सकता है? प्राचीन देवताओं के लिए ये असामान्यता काफी सामान्य है। वे डिवाइन रास्तों के अनुसार आगे नहीं बढ़े, बल्कि किसी अज्ञात कारण से सीधे पैदा हुए थे। उनकी विशेषताएं अन्य रास्तों से सीक्वेंस 1 बियॉन्डर विशेषताओं का मिश्रण थीं या एक से भी अधिक। डीमन वॉरलॉक बर्मन की स्थिति को देखते हुए तुम देख सकते हो कि प्राचीन देवता कितने अनियंत्रित और हिंसक थे। प्राचीन देवताओं और उसके बाद के सच्चे देवताओं के बीच काफी अंतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे कमजोर हैं। वे शायद और भी ताकतवर हो सकते हैं। उनमें से हालांकि फारबॉटी एक डेविल मोनार्क है, वो पड़ोसी रास्ते से सीक्वेंस 1 अबॉमिनेशन में घुल मिल जाता है। इसलिए उसकी स्थिति 8 प्राचीन देवताओं में सबसे अच्छी है। वो अपनी असली शक्ल में जीवित रहने वाला एकमात्र प्राचीन देवता भी बन गया है। असल में अगर फरबॉटी आगे बढ़ने के लिए सीक्वेंस 1 अबॉमिनेशन के रूप में डेविल पाथवे की सामग्रियों को इकट्ठा करता और डीएटी एसेंशन अनुष्ठान पूरा करता, तो वो अब एक सच्चे देवता के बराबर होता, एक अधिक शक्तिशाली सच्चा देवता। उसे पागलपन, क्रूरता, हिंसा और खून की प्यास जैसे शब्दों से वर्णित प्राचीन देवता नहीं कहा जाता। बेशक डेविल मोनार्क के रूप में भले ही उसने ऐसा किया होता, वो अनिवार्य रूप से आई एम द अबिस इज मी की विशेषताएं प्रदर्शित करता और इस रास्ते से मजबूत प्रभाव का अनुभव करता। जहां तक एक डेविल की स्थिति की बात है, तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसलिए फरबॉटी भी 2 या 3 सबसे अनियंत्रित प्राचीन देवताओं में से एक है। ये उसकी बेहतर स्थिति के विपरीत नहीं है। प्राचीन देवताओं के लिए बस इतना ही। पत्र लिखने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। संक्षेप में, ड्रीम टूम में मौजूद व्यक्ति वास्तव में नबो डिस्ली है, जो अबॉमिनेशन के रूप में दूसरा नबो डिस्ली है। तो ऐसा है, प्राचीन देवताओं के पास पड़ोसी या गैर पड़ोसी रास्तों की बियॉन्डर विशेषताएं होती हैं, और नेबो डिस्ली ने पहले ही विभिन्न इच्छाओं और भावनाओं को अलग करने की क्षमता दिखाई है। लूमियन के मन में अब उस ठंडी लाश की रेत शक्तियां देने की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। कुछ सोचने के बाद उसने मैडम मैजिशियन का पत्र दोबारा पढ़ा। तुमने जिक्र किया कि नबो डिस्ली ने खुद पहल की और ड्रीम टूम में वापस लेट गया और एक मृत अवस्था में बना रहा। ये उसके लिए एक बहुत ही तर्कसंगत चुनाव है। इसके अलावा मुझे कहना होगा कि ये एक अच्छी मौत है। प्रलय के बाद तक इसी मृत अवस्था में बने रहो। तुम्हें सटीक कारण जानने की जरूरत नहीं है। इसे सरल तरीके से कहें तो तुम देख सकते हो कि नबो डिस्ली या डेविल मोनार्क फरबॉटी एक भयानक स्थिति में है। एक अबॉमिनेशन के रूप में उसका मरना उसके जीवित रहने से ज्यादा उपयुक्त है। ये उसके और इस दुनिया दोनों के लिए बेहतर है। बेशक ये एक साधारण मौत नहीं हो सकती। उसने मरने के लिए एक अच्छी जगह चुनी। ये उसकी लाश को शांति और सुकून का आनंद लेने देगा, मदर ट्री ऑफ डिजायर की छेड़छाड़ से सुरक्षित। अब तुम्हें समझना चाहिए, उस इकाई ने एक कहानी लिखी थी और एक इत्तेफाक बनाया था जिससे तुम फेना पॉटर किंगडम में नेबो डिस्ली के संपर्क में आ सके। फिर तुम हैंथ आइलैंड और न्यू सिटी ऑफ सिल्वर गए। उसका लक्ष्य ड्रीम एंशिएंट टूम में नेबो डिस्ली को जानकारी भेजना था, जिससे वो सोता रह सके और पुनर्जीवित होने के बजाय एक लाश बना रहे। साथ ही ये विभिन्न फैक्शंस को सीक्वेंस 1 बियॉन्डर विशेषता प्राप्त करने की कोशिश करने से भी रोकता है। टीएसके, जैसा कि प्राचीन समय के अवशेष से उम्मीद थी, वह वो नायक है जिसने व्यक्तिगत रूप से प्राचीन देवताओं के शासन को समाप्त किया। वो जिन रहस्यों और विभिन्न प्रमुख बातों को जानता है, वे शायद हम सभी के सामूहिक ज्ञान से भी अधिक हैं। उसके और एवनाइट गॉडेस के अलावा ड्रीम फेस्टिवल जैसे मिस्टिसिज्म फेस्टिवल्स के बारे में और कौन जानता होगा, जिन्हें तुम जागने पर भूल जाते हो। किसने सोचा होगा कि वो लाश डेविल मोनार्क का हिस्सा थी?
रीपर पोषण का काफी हद तक पचना, सुनहरे नकाब की प्राप्ति और संक्षारित मिट्टी का बनना वो इनाम होना चाहिए जिसका उसने वादा किया था। वो संक्षारित मिट्टी मुझे देना याद रखना। ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं इसे किसी चीज के बदले बदलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये एक अवसर भी पेश कर सकती है, लेकिन मैं अभी यह नहीं बता सकती कि वो क्या है। और उस सुनहरे नकाब के साथ भविष्य में अवसर मिलने पर तुम निडर होकर अंडरवर्ल्ड में जा सकते हो। वरना जीवित व्यक्ति अंडरवर्ल्ड में एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाएगा। वे सुनहरे नकाब गिरे हुए डेथ से आए हैं, जो एगर्स परिवार के पूर्वज हैं। वे मूल रूप से डेथ के प्रत्यक्ष वंशजों को अंडरवर्ल्ड और डेथ के साम्राज्य में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सहायता करने के लिए बनाए गए थे। उनका उद्देश्य दोहरा है। पहला, पहनने वाले को मौत के ऑरा के संक्षारण से बचाने के लिए। दूसरा, पहनने वाले को एक अनडेड प्राणी में बदलने के लिए। उनके शरीर में अब कोई वाइटल पॉइंट्स नहीं रहते, जबकि उनका मन और चेतना अपनी जीवित स्थिति बनाए रख सकते हैं। क्या तुम समझते हो कि नबो डिस्ली की लाश ने डेथ मास्क क्यों पहना था? अगर वो नहीं पहनता, तो वो सपना वाली कब्र में पूरी तरह से मर जाता और उसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। इसी तरह सुनहरे नकाब के कार्यों और लाश की स्थिति को जानकर तुम्हें समझना चाहिए कि हिसोका ने सुनहरा नकाब क्यों पहना था। यह एक लाश को हिसोका को अपनी ही तरह का समझने की अनुमति देता है, बिना उसे प्रभावित किए। यह हिसोका को कब्र के, मौत के, ऑरा के संक्षारण से भी बचाता है। जिस पहले फैंटम ने एसेंशन का अनुभव किया, उसने सुनहरे नकाब की सुरक्षा में लाश की सोती हुई आत्मा को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसकी चेतना को जगाए बिना। इस स्थिति में हिसोका लाश को यह विश्वास दिलाने के लिए अपनी समानता का उपयोग कर सकता है कि वो उसकी आत्मा है और उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर सकता है। क्या ये स्टाइल परिचित नहीं है? वो सेलेस्टियल वर्दी वास्तव में सबसे शक्तिशाली देवता है जो गलतियों को ढूंढता है और खामियों का फायदा उठाता है। जब तक एसेंशन से गुजरने वाला दूसरा फैंटम सपना वाली प्राचीन कब्र में दाखिल हुआ, तब तक लाश की चेतना मूल रूप से जाग चुकी होती। अगर हिसोका जीवित भी होता, तो वो अपनी भव्य योजना को पूरा नहीं कर पाता। यही इस मामले का सार है। न्यूमिनस एपिस्कोपेट का उद्देश्य खुद वो प्राचीन कब्र है, वो सुनहरा नकाब जिसने एक सहस्राब्दी से अधिक समय तक कब्र में संबंधित संक्षारण को झेला है। रोज स्कूल ऑफ थॉट का एक सहयोगी नॉइस परिवार का आर्च ड्यूक नबो डिस्ली की लाश चाहता है, जबकि टेम्परेंस फैक्शन मिस मैसेंजर का दिल वापस पाने की कोशिश करता है। उनके लक्ष्य वास्तव में अलग थे, फिर भी वे मौत तक लड़े। मुझे कहना होगा, ये काफी हास्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण है। बेशक ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते, और वास्तव में एक संभावना है कि ये ऐसी स्थिति है जहां जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। क्या मिस मैसेंजर नबो डिस्ली के अबॉमिनेशन शरीर का उपभोग करना चाहती है? जाहिर है कि वो चाहती है। मिस मैसेंजर, वो महिला जिसने लुडविग से दिल खरीदने के लिए लकी गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल किया, उसे मिस मैसेंजर क्यों कहा जाता है? उसका किसी की मैसेंजर होना असंभव है ना? वो एक एंजल है। मिस्टर फूल की मैसेंजर? तो इसीलिए वहां मिस्टर फूल से गहराई से जुड़ा एक लकी गोल्ड कॉइन है। लूमियन तेज था और उसने जल्दी ही एक अंदाजा लगा लिया। उसने पत्र का आखिरी हिस्सा पढ़ना जारी रखा। मैं ये बताना भूल गई कि उस सुनहरे नकाब को पहनने से समस्याएं भी पैदा होती हैं। जैसा कि तुम कल्पना कर सकते हो, एक बार जब तुम एक अनडेड प्राणी में बदल जाते हो और तुम्हारे शरीर पर कोई वाइटल पॉइंट्स नहीं होते, तो सूरज की रोशनी और बिजली का शुद्धिकरण तुम्हारे लिए घातक होगा। इसके अलावा अगर कोई जीवित व्यक्ति उस सुनहरे नकाब को बहुत लंबे समय तक पहनता है, तो वे वास्तव में मृत बन जाएंगे। जब वो समय आएगा, एक बार नकाब हटा दिए जाने पर उनका मन और चेतना असुरक्षित हो जाएगी और वे तुरंत मर जाएंगे। देखने दो कि और क्या है जो मैंने नहीं बताया है। हाँ, तुमने कहा था कि अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट और नबो डिस्ली की लाश ने अवेल्स्टा एगर्स को बिना कुछ किए देखा था। इसने मुझे कुछ विचार दिए। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि जिसने नबो डिस्ली की एबोमिनेशन लाश को दफनाने और सपना वाली कब्र बनाने में मदद की थी, वो एगर्स परिवार का पूर्वज था, मृत डेथ। उसके पागल होने के बाद शायद उसने अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट के साथ बातचीत की, जो नदी और ब्लड एम्परर के आफ्टर इमेज की रक्षा करता था, और किसी कारण से वो नबो डिस्ली की मदद की प्रार्थना से सहमत हो गया, जिससे उसकी अबॉमिनेशन लाश एक विशेष सपने में सोती रही। इसलिए चाहे वो अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट हो या नबो डिस्ली की लाश, भले ही उनके पास केवल अपनी सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट्स बची हो, वे फिर भी एगर्स परिवार के वंशजों के साथ विशेष व्यवहार करेंगे। चैप्टर 698 आफ्टरमाथ। मैडम मैजिशियन के अनुमान पर विचार करते हुए लूमियन को अचानक महसूस हुआ कि एगर्स परिवार के पूर्वज मृत डेथ वास्तव में महान थे। एक सच्चा देवता बनने के बाद ऐसा लगा कि वे पागल हो गए थे। उन्होंने पेल डिजास्टर को भड़काया। उनके निधन ने बर्सर्क सी का निर्माण किया, जिसने उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों को एक सहस्राब्दी से अधिक समय के लिए अलग कर दिया। उनका संबंध रहस्यमय अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट से था।
उन्होंने डेविल मोनार्क की अबोमिनेशन लाश को दफनाया। उन्होंने अनगिनत वंशजों के साथ विशाल बालम एम्पायर को पीछे छोड़ दिया। उनके वंशजों के लिए अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए उनके द्वारा बनाया गया सुनहरा नकाब आज भी युद्ध का कारण बना हुआ है। लूमियन ने हिसोका से प्राप्त सुनहरे नकाब को अपने ट्रैवलर्स बैग से निकाला। उसने इसकी ठंडी सतह को सहलाया और चुपचाप आह भरी। यह एक सच्चे देवता की रचना है। एक आह के साथ लूमियन ने लंबे पत्र के अंतिम 2 पृष्ठ पढ़े। वापस तुम्हारी बात पर। तुम पर अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट का निशान केवल बाहर की दुनिया पर ब्लड एम्परर के बचे हुए ऑरा के प्रभाव को सील करता है। ये इसके अस्तित्व को खत्म नहीं करता। दूसरे शब्दों में, तुम अब दूसरों को डराने के लिए एलिस्टा ट्यूडर के बचे हुए ऑरा का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि ये तब भी उपयोगी हो सकता है जब तुम्हें अपनी संबंधित पहचान को सत्यापित करने की आवश्यकता हो। इस स्थिति के पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। हालांकि तुमने दूसरों को डराने का अपना शक्तिशाली साधन खो दिया है, लेकिन तुम्हें ब्लड एम्परर के बचे हुए ऑरा का उपयोग करके कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट के निशान का भविष्य में विशेष प्रभाव हो सकता है। एम्परर रोजेल ने एक बार कहा था कि चूंकि आप विरोध नहीं कर सकते, इसलिए खुद का आनंद लेने का प्रयास करें। लूमियन ने अपना दाहिना हाथ पलटा और अपनी हथेली को देखा। अपने सपने के क्षय की तुलना में केवल एक छोटा पीला सफेद निशान रह गया था। पीले सफेदपन के नीचे एक धुंधला लाल निशान देखा जा सकता था। इसका क्या विशेष उपयोग हो सकता है? मरे हुए लोगों अनडेड को डराने के लिए? लूमियन उलझन में खुद से बुदबुदाया, पल भर के लिए बेबस होकर। पत्र के अंत में मैडम मैजिशियन ने लिखा, इस साल का ड्रीम फेस्टिवल समाप्त हो गया होगा, लेकिन विशेष सपना और प्राचीन कब्र गायब नहीं हुए हैं। ड्रीम फेस्टिवल अगले साल भी होगा। जब समय आएगा, नॉइस परिवार का डीमन और उसके रोज स्कूल ऑफ थॉट के सहयोगी, जिन्होंने इस साल प्राचीन कब्र की स्थिति की पुष्टि की है, अपनी कोशिशें जारी रख सकते हैं। वे और अधिक लक्षित और शक्तिशाली आइटम बियॉन्डर्स या प्रोजेक्शंस भी ला सकते हैं। हमें न केवल समय आने पर उन्हें रोकना है, बल्कि हमें पहले से तैयारी भी करनी होगी। इसके अलावा विशेष सपने में अभिभावकों के रूप में ड्रीम प्रोजेक्शंस बने रहने के लिए हम पूरे इंतजामों को स्थानांतरित नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना होगा। बेशक अंतिम कार्य पूरा करने के बाद ड्रीम फेस्टिवल की बात की समस्याओं का तुमसे तब तक कोई लेना देना नहीं होगा जब तक तुम तब तक एंजल नहीं बन जाते। लेकिन क्या ये बहुत दूर की बात नहीं है? आखिरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है उस विशेष सपने में प्रवेश करना जो पत्र के साथ भेजे गए आधे अधूरे पीतल के ताबीज ब्रास चाम के साथ है, और काली प्राचीन कब्र के सामने निम्नलिखित अनुष्ठान करना। अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया है। उद्धरण ... उद्धरण चिन्ह। अनुष्ठान के विवरण को ध्यान से पढ़ने के बाद लूमियन ने अपनी आध्यात्मिकता का आकलन किया और आधे अधूरे पीतल के ताबीज को सहेज कर रख दिया। फिर उसने उस अजीब मिट्टी वाले सुनहरे बॉक्स को निकाला, पत्र खोला और जवाब लिखा, सम्माननीय मैडम मैजिशियन, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा और अनुष्ठान पूरा करूंगा। ये वो अजीब मिट्टी है। लूमियन रुका और जोड़ा, इसे रखने वाले बॉक्स को वापस भेजना याद रखें। ये सोने का बना था। लुगानो के मुआवजे के वादे और लुडविग की बढ़ती भूख को याद करते हुए लूमियन, जो काफी धनी था, ने मितव्ययी होने की आवश्यकता महसूस की। उसे फिलहाल पोषण फॉर्मूला, बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स या मिस्टिकल आइटम्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे अब 2 लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी। इसके अलावा सोने ने मिस्टिसिज्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांका हाल के महीनों में सोना जमा कर रही थी और आर्मर्ड शैडो चेंटू के लिए एक सुनहरा शरीर बनाने की उम्मीद कर रही थी। जवाब लिखने के बाद लूमियन ने एक अनुष्ठान स्थापित किया और डॉल मैसेंजर को बुलाया। मैसेंजर सतर्क और गुप्त रही, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने क्या महसूस किया? लूमियन पूछताछ करने ही वाला था कि अचानक उसने एक संभावना के बारे में सोचा। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मिस मैसेंजर, जिसका मैडम मैजिशियन ने उल्लेख किया था, यहाँ आई थी? वे दोनों मैसेंजर्स हैं, इसलिए वे एक दूसरे को जानती होंगी और संबंधित हो सकती हैं, और वो व्यक्ति एक एंजल है। लूमियन ने अपना मुंह बंद कर लिया और देखा कि डॉल मैसेंजर सुनहरे बॉक्स के साथ मोमबत्ती की रोशनी में वापस चली गई। उसने मोमबत्ती बुझाई, अनुष्ठान से संबंधित सामान सहेजा और लिविंग रूम में लौट आया। वो लुडविग के सामने बैठ गया, जिसका आधा खाना अभी भी अछूता था। लूमियन ने लुडविग की ओर देखा, जिसने पीले सितारों वाली नीली पजामी टोपी पहनी थी, और मुस्कुराया। मुझे कुछ उधार दो। लुडविग ने अपना सिर उठाया, उसका मुंह हिल रहा था और वो अपनी आंखों से पूछताछ कर रहा था। लूमियन ने एक दोस्ताना मुस्कान बनाए रखी। पहले वाला वो गोल्ड कॉइन। लुडविग ने अपना सिर झुका लिया और बीफ जर्की के एक टुकड़े को खाने पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि उसने लूमियन को सुना ही ना हो। इसमें केवल आधा घंटा लगेगा। हाँ, आधा घंटा।
मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इसे निश्चित रूप से तुम्हें वैसा ही वापस कर दूंगा जैसा ये था, लूमियन ने एक आह के साथ कहा। मैं लंबे समय से तुम्हारे लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, तुम्हें खाना और पीना दे रहा हूँ। इस बिंदु पर लूमियन अचानक रुक गया। कुछ सेकंड के बाद उसने जारी रखा, क्या आधे घंटे के लिए मुझे अपना लकी गोल्ड कॉइन उधार देना सही नहीं है? मैंने तुमसे कभी झूठ कब बोला है? अक्सर, लुडविग बुदबुदाया। उसने अपनी जेब से लुअन गोल्ड कॉइन निकालने से पहले कुछ सेकंड के लिए लूमियन की ओर देखा। अधिकतम 20 मिनट। सौदा डील। लूमियन ने एक उज्जवल मुस्कान के साथ तेजी से लकी गोल्ड कॉइन स्वीकार कर लिया। अपनी आध्यात्मिकता को बचाने के लिए उसने टेलीपोर्ट करने से परहेज किया। इसके बजाय वो सायों के माध्यम से तेजी से चला और हिसोका टवानाकू के घर पहुंचा। रॉबर्ट और अमंडीना पहले ही जा चुके थे। लूमियन को एक जगह मिली और वो दीवार के सहारे टिक गया। कॉजिटेशन का उपयोग करते हुए वो जल्दी से सो गया। डॉट डॉट डॉट। विशेष सपने में, आदिम जंगल में। अंधेरे में सायों का उपयोग करते हुए लूमियन सपने के किनारे पर पहुंच गया और उसने खुद को अराजक क्षेत्र केओटिक जोन में पाया। कुछ सोचने के बाद उसने साये को छोड़ दिया और डेथ द्वारा बनाया गया सुनहरा नकाब पहन लिया। ठंडे संक्षारण और भारी दबाव के बीच लूमियन ने काली प्राचीन कब्र और उसकी ओर जाने वाले रास्ते का एक सपना टुकड़ा, ड्रीम फ्रैगमेंट देखा। वो जल्दी से अपने गंतव्य पर पहुंच गया। लाशें गायब हो गई थीं, केवल प्राचीन कब्र बची थी जो एक काले पत्थर की तरह चुपचाप खड़ी थी। लूमियन ने नकाब हटा दिया और एक पल के लिए देखा। एक उठी हुई पेड़ की जड़ को वेदी ऑल्टर के रूप में उपयोग करते हुए उसने उस पर मोमबत्तियां, आवश्यक तेल, एसेंशियल ऑयल, हर्बल पाउडर, एक कड़ाही, कॉल्ड्रन और आधा अधूरा पीतल का ताबीज रखा। उसने मैडम मैजिशियन के पत्र के निर्देशों का पालन किया और एक एक करके उनसे निपटा। अंत में लूमियन ने मिस्टर फूल से संबंधित 2 मोमबत्तियों के बीच लकी गोल्ड कॉइन रखा। आध्यात्मिकता की दीवार बनाने के बजाय उसने भगवान से व्यक्ति के क्रम में बाएं से दाएं मोमबत्तियां जलाईं और 2 कदम पीछे हट गया। लूमियन ने जलती हुई मोमबत्ती की लौ को देखा और प्राचीन हर्मिज में जाप किया। द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु व्हील्स गुड लक। चुपचाप शून्य से एक पतली ग्रे धुंध निकली जिसने काली प्राचीन कब्र और पूरे विशेष सपने के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। लूमियन की बाईं छाती थोड़ी गर्म हो गई जिससे उसके विचारों को धीमा होने से रोका गया और उसके शरीर ने बिखरने के कोई संकेत नहीं दिखाए। उसने जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ाए और संबंधित आवश्यक तेल, अर्क और हर्बल पाउडर जलाया। उसने वेदी के केंद्र में आधा अधूरा पीतल का ताबीज रखा। फिर लूमियन सीधा खड़ा हो गया और हर्मीज में कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे इस ताबीज को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे इस शक्ति को, इस सपने को नियंत्रित करने की अनुमति देने की प्रार्थना करता हूँ। बाकी सभी मंत्रों को पढ़ने और अनुष्ठान के शेष चरणों को पूरा करने के बाद लूमियन ने लकी गोल्ड कॉइन को एक धुंधली चमक उत्सर्जित करते हुए देखा। मिस्टर फूल का प्रतिनिधित्व करने वाली मोमबत्तियों में से एक अंधेरी हो गई और दूसरी ने पीतल की रंगत ले ली। उसके तुरंत बाद अंधेरा और पीतल की मोमबत्ती की रोशनी आधे अधूरे पीतल के ताबीज के साथ उलझ गई। पीतल के ताबीज से एक अंधा कर देने वाली रोशनी निकली और लूमियन अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। जब तक उसने खुद को संभाला और आंखें खोलीं, पीतल का ताबीज गायब हो चुका था। काली प्राचीन कब्र के सामने की मिट्टी, चट्टानें और पेड़ों की जड़ें उभरी जिससे एक समाधि के पत्थर, टूमस्टोन जैसी वस्तु बन गई। समाधि के पत्थर पर एक के बाद एक प्राचीन फेसैक शब्द दिखाई दिए। कानून के सामने सभी जीवित प्राणी समान हैं। यहाँ तक कि एंजल्स को भी साधारण लोगों द्वारा मारा जा सकता है। खोई हुई वस्तुओं को परित्याग, अबैंडनमेंट माना जाता है। ड्रीम फेस्टिवल के दौरान कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन हत्या या बलात्कार नहीं। हत्यारे मरेंगे, बलात्कारी मरेंगे। उद्धरण डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या ये किस रास्ते पाथवे की शक्ति है? ये आर्बिटर पाथवे जैसा दिखता है। अगले ड्रीम फेस्टिवल के लिए हत्या की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि एक एंजल को भी मेरे द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लूमियन को मैडम मैजिशियन की तैयारियों की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और क्षेत्र छोड़ने की योजना बनाई। अंत में लूमियन को एक विचार आया जब उसने टूमस्टोन को देखा। एक मुस्कान के साथ उसने अपने ट्रैवलर्स बैग से एक कार्ड निकाला, नीचे झुका और उसे समाधि के पत्थर के नीचे जमीन पर रख दिया। ये एक टैरो कार्ड था जिसमें हरे रंग का एक आदमी एक पहाड़ की तलहटी में हमलावर छड़ियों, वॉन्ड्स के खिलाफ एक छड़ी पकड़े हुए था। माइनर आर्काना कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स। लूमियन को नहीं पता था कि उसका प्रतिनिधित्व करने वाले टैरो कार्ड सपने में या समाधि के पत्थर के सामने रह सकते हैं या नहीं। वो बस एक कोशिश करना चाहता था।
आखिरकार टैरो क्लब का सदस्य बनने के बाद से उसने ऐसा नहीं किया था। डॉट 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 असली दुनिया में लौटने पर लुमियन ने अपने ट्रैवलर्स बैग में हाथ डाला और उसकी जांच की। जैसा कि अपेक्षित था, आधा अधूरा पीतल का ताबीज गायब हो गया था, जैसा कि माइनर आर्काना कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स गायब हो गया था। विशेष सपने के नियम वास्तव में थोड़े अलग हैं। लुमियन ने सोच समझकर सिर हिलाया और ब्रियो मोटेल में लुडविग को लकी गोल्ड कॉइन वापस कर दिया। फिर लुमियन सड़क पर आ गया। अंधेरे में वो कैमुस, रिया, लुगानो और अन्य लोगों के पास से गुजरा जो लोगों को बचाने और उनका इलाज करने में व्यस्त थे, और सेंट सियन कैथेड्रल पहुंचा। कैथेड्रल की सभी मोमबत्तियां जला दी गई थीं, लेकिन केवल पादरे काली मौजूद था। सुनहरे धागों से सजे सफेद लबादे पहने हुए वो वेदी और पवित्र प्रतीक सेक्रेड एम्बलम के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसका सिर पीड़ा में झुका हुआ था। लुमियन कदम दर कदम चला और अगली पंक्ति में बैठ गया। उसने बिना परेशान किए शांति से पादरे कैली को देखा। चैप्टर 699 हु इज टू ब्लेम। मीटेराइट की वजह से उठा धुआं और धूल काफी हद तक साफ हो चुके थे और सड़क पर मची हलचल भी धीरे धीरे शांत हो गई थी। घायलों में से ज्यादातर लोग तेजी से मिले ट्रीटमेंट की वजह से खतरे से बाहर थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से बीच बीच में दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। सांसियन कैथेड्रल के अंदर पादरे काली ने अपना पश्चाताप पूरा किया। वो खड़ा हुआ और लुमियन की तरफ मुड़ा, जो सामने की बेंच पर खामोश बैठा उसे देख रहा था। लुमियन धीरे से हंसा और बेफिक्री से पूछा, क्या अब पश्चाताप का कोई फायदा है? जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपनी आदत के मुताबिक आगे कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है। तुम कुछ दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे। पादरे काली के गहरे सांवले चेहरे पर पीलापन साफ दिखने लगा जब उसने शांति से जवाब दिया, अगर पश्चाताप काम कर जाता तो वो सच्चा पश्चाताप नहीं होता। इस बात ने उसे कुछ हद तक शांति दी। मैंने पश्चाताप इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था, न कि किसी समझ या छुटकारे के सौदे के लिए। पीछे मुड़कर देखने पर मैंने वाकई बहुत सी गलतियां की हैं। मैं नॉर्दर्न लोगों से ऊंचे ओहदे और पहचान की चाहत रखता था। उस इच्छा ने मुझे अंधा कर दिया और मैं डीमन के बहकावे में आ गया। ये सुनकर लुमियन ने उसका मजाक उड़ाया। क्या वाकई ऐसा है? क्या इच्छा ने सच में तुम्हारे फैसले को धुंधला कर दिया था? पादरी के हैरान चेहरे को देखते हुए लुमियन पीछे की तरफ झुका और सन सीक्रेट एम्बलम की तरफ देखने लगा। क्या नॉर्दर्न लोगों से पहचान और सम्मान पाने की तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने तुम्हें ट्वानाकू के साथ काम करने के लिए मजबूर किया? क्या उसने तुम्हें इटर्नल ब्लेजिंग सन पादरे होते हुए रेत बनने के लिए उकसाया, तुम्हें डीमन के आकर्षण के प्रति संवेदनशील बनाया, या उन लड़कों का शोषण करने के लिए मजबूर किया? नहीं, तुमने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुना। पादरे काली के होंठ कांपे जैसे वो विरोध करना चाहता हो, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। लुमियन मुस्कुराया और अपनी बात जारी रखी। इस दुनिया में बहुत से लोग अब भी ऊंचे ओहदे और कुछ समूहों की पहचान चाहते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग योगदान देने और अपनी पूरी ताकत से बुराई का मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे कभी भी डीमंस के साथ नहीं जुड़ते और सही रास्तों के जरिए अपने लक्ष्यों को पाने की उम्मीद रखते हैं। बार बार असफलता मिलने पर भी वे रसातल अबिस में नहीं गिरते। उनकी इच्छाएं भी वैसी ही हैं, फिर भी वे सेल्फ कंट्रोल बनाए रखते हैं जबकि तुम नहीं रख सके। इच्छा ने तुम्हारे दिमाग को धुंधला नहीं किया था। तुम्हारे दिमाग ने खुद भ्रष्टता, डिप्राविटी को चुना था। पादरे काली खामोश हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। लुमियन ने मुस्कुराते हुए आ भरी। मेरे एक रिश्तेदार ने एक बार मुझसे कहा था, तीव्र इच्छा इंसानी तरक्की को बढ़ावा देती है, लेकिन ये वो राक्षस डीमन भी है जो इंसानों को रसातल में खींच ले जाता है। अच्छा या बुरा, रोशनी या अंधेरा, ये सब हम पर निर्भर करता है, एक अहम मोड़ पर, उस एक विचार पर। उसका चेहरा और भी पीला पड़ने लगा। पादरे काली ने अपना सिर झुकाया और फटी हुई आवाज में कहा, मैंने पाप किया है। लुमियन ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा। उसके भाव अब शांत थे। उसने पादरे काली की तरफ देखा और खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसा। मेरी भी तीव्र इच्छाएं हैं, हर किसी की होती हैं। अगर तीव्र इच्छा रखना पाप है तो तुम पापी हो और मैं भी। हम सब दोषी हैं। पादरे काली के चेहरे के भाव पल भर के लिए जम गए और फिर वो धीरे से मुड़ा। वेदी ऑल्टर के सामने एक बार फिर घुटने टेकते हुए उसने विशाल सन सेक्रेड एम्बलम की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, तुम निर्दोष हो। इच्छा अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन मैं एक सच्चा पापी हूं। उसने अपना सिर झुकाया और उसका शरीर धीरे धीरे पारभासी, ट्रांसपेरेंट होने लगा। इस तरह पादरे काली सेक्रेड एम्बलम के सामने एक रेत के रूप में प्रकट हुआ। उससे एक बर्फीली और डरावनी ऊर्जा ऑरा निकलने लगी, जिसकी वजह से एम्बलम और ऑल्टर पर हलचल शुरू हो गई। पूरा कैथीड्रल थोड़ा सा कांपने लगा। सूरज की रोशनी जैसी एक तेज चमक वेदी, प्रतीक, रंगीन कांच और धार्मिक भित्ति चित्रों, म्यूरल से निकलने लगी, जो गुंबद वाली छत पर तेजी से इकट्ठा हो रही थी।
भजन की आवाज के साथ रोशनी का एक चमकदार सुनहरा खंभा पाद्रे काली पर उतरा। रेत रूप वाले पाद्रे ने हल्का सा कांपना शुरू किया, लेकिन वो वहां से हटा नहीं। उस जलती हुई पवित्र रोशनी के नीचे उसका शरीर जलकर राख में बदल गया। लूमियन बिना किसी भाव के ये नजारा देख रहा था। उसे न तो खुशी महसूस हुई और न ही दुख। जैसे ही गुंबद की पवित्र चमक खत्म हुई और केवल मोमबत्ती की रोशनी कैथीड्रल को रोशन कर रही थी, लूमियन पहली बेंच पर बैठा रहा, खामोशी से उस जगह को देखता रहा जहां पाद्रे काली शुद्ध प्यूरिफाई हुआ था। कुछ देर बाद कैमस और रिया राहत कार्यों को पूरा करके कैथीड्रल में दाखिल हुए। पहली बेंच पर लुइस बेरी को देखकर कैमस ने राहत की सांस ली। वो मुस्कुराया और बोला, हम में अब भी धैर्य, कंपोजर की कमी है। विपत्ति आने पर हम घबरा जाते हैं। हम घायलों और फंसे हुए लोगों की मदद करने में इतने व्यस्त थे कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि पाद्रे काली जैसा घिनौना आदमी अचानक पागल हो जाएगा और दूसरों को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। ये खुशकिस्मती है कि तुम यहाँ थे। रिया ने आसपास का मुआयना किया और पूछा, पाद्रे काली कहाँ है? लूमियन ने वेदी की तरफ देखते हुए सादे अंदाज में जवाब दिया। पश्चाताप करने के बाद उसने खुद को शुद्ध करने के लिए कैथीड्रल की जमा आध्यात्मिकता और सेक्रेड एम्बलम के अनोखे गुणों का इस्तेमाल किया। रिया खामोश हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी बाहें फैलाईं और नारा लगाया, प्रेज द सन। फिर वो दूसरी तरफ की पहली बेंच पर बैठ गई, अपने हाथ जोड़े, अपना सिर झुकाया और दिल से प्रार्थना करने लगी। पल भर के लिए कैमस समझ नहीं पाया कि उसे बैठना चाहिए या खड़े रहना चाहिए। लूमियन उसकी तरफ मुड़ा, क्या तुम्हें रियाजा की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिल गई? कैमस ने जवाब देने से पहले एक पल लिया, हाँ। और मैस्लो की? लूमियन ने अपनी नजर वापस सेक्रेड एम्बलम की तरफ घुमा ली। उसका कुछ पता नहीं चला है, कैमस ने जवाब दिया। लूमियन ने शांति से कहा, वो मीटियोराइट के गिरने वाली जगह पर होनी चाहिए। कैमस हैरान रह गया। क्या वो मीटियोराइट ज्यादातर मरने वालों को खत्म करने के लिए था? क्या ड्रीम फेस्टिवल की ताकत वाकई इतनी विशाल है? जितना तुम अंदाजा लगा सकते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। लूमियन ने ऐसे जवाब दिया जैसे अगले दिन के मौसम की चर्चा कर रहा हो। रियाजा और मैस्लो न्यूमिनस एपिस्कोपेट के रॉयल फैक्शन से ताल्लुक रखते हैं। एडमिरल क्वेररिल को उनकी पहचान पता है और ये भी कि रियाजा रॉयल फैक्शन के अधिकारियों द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करने के लिए टिजामो आया था। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कैमस के चेहरे के भाव बदल गए। तुम्हारे बताए बिना भी मैं कैप्टन रियाजा के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखता। उसने कई मौकों पर मेरी जान बचाई थी और इस बार भी उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि पेट्रोल टीम को दिया था। टीम के प्रति मेरा लगाव उतना गहरा नहीं है। अब मुझे बस इस बात की राहत है कि वो गद्दार नहीं है। लूमियन उकसाने वाले अंदाज में मुस्कुराया और बोला, इससे तुम्हें भी फायदा है। पोर्ट पाइलोस की पेट्रोल टीम में अब वाइस कैप्टन का पद खाली है और तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी पहले ही मर चुका है। कैमस उसकी बातों में नहीं आया, बल्कि उसने फीकी मुस्कान दी। मैं मतानी छोड़ने की योजना बना रहा हूँ। तुम्हारी उदारता की वजह से मैंने सीक्वेंस 6 तक पहुंचने के लिए लगभग काफी पैसे बचा लिए हैं। बाहरी दुनिया में तलाश करने के बजाय अपने परिवार के पास लौटना और मुख्य शाखा मेन ब्रांच से संपर्क करना ज्यादा सुरक्षित और आसान है। पेट्रोल टीम आखिर एक छोटा संगठन है। सीक्वेंस 6 इसकी सीमा है। सीक्वेंस 5 तक पहुंचने के लिए मुझे न्यूमिनस एपिस्कोपेट, रोज स्कूल ऑफ थॉट, इंटिस ब्यूरो 8, इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च या चर्च ऑफ अर्थ मदर के साथ गहरे संबंध बनाने होंगे या एडमिरल क्वेररिल का भरोसेमंद सहयोगी बनना होगा। मेरे कास्टिया सरनेम को देखते हुए चुनाव साफ है। अगर कास्टिया राजघराना तुम्हें वाकई स्वीकार कर लेता है तो तुम्हारी क्षमता बहुत ज्यादा होगी। लूमियन धीरे से हंसा और बोला, मुझे लगा था कि तुम एक नाकाम प्यार की वजह से इस दुख भरी जगह को छोड़ रहे हो। कैमस अचानक चौंक गया और उसे कई बार खांसी आई। रिया की प्रार्थना खत्म होने के बाद वो कैमस के साथ कैथीड्रल से चली गई। लूमियन पहली बेंच पर रुका रहा और अकेलेपन का मजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद अमंदीना प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। उसने शिकार वाले काले कपड़े पहने थे। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? लड़की बुदबुदाई। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं जैसे वो कुछ तलाश रही हो। तुम क्यों आई हो? लूमियन ने बेरुखी से पूछा। अमंदीना उसके पास बैठ गई और धीरे से हंसी। मैं देखना चाहती थी कि क्या रॉबर्ट मरते हुए पाद्रे काली को देखने आएगा, लेकिन हैरानी की बात है कि यहाँ सिर्फ तुम हो। पाद्रे कैली ने खुद को शुद्ध कर लिया। मुझे शक है कि रॉबर्ट यहाँ आया होगा, लूमियन ने सच बताते हुए जवाब दिया। क्या ऐसा है? अमंडीना को थोड़ी निराशा हुई। अगर वो वाकई पाद्रे काली का सामना करने आता तो इसका मतलब होता कि वो अब भी एक मर्द है। लूमियन खामोश रहा। अमंदीना ने वेदी और सेक्रेड एम्बलम की तरफ देखा और एक छोटी सी प्रार्थना की। अपना काम पूरा करने के बाद उसने उत्सुकता से आसपास देखा और पूछा, क्या अगले साल फिर से ड्रीम फेस्टिवल होगा? हाँ, लूमियन ने कुछ नहीं छुपाया। अमंदीना के चेहरे पर तुरंत खुशी झलकने लगी। क्या वो काली प्राचीन टूम अब भी वहां है?
क्या मैं उसे फिर से छूकर शक्तियां पा सकती हूँ? बिल्कुल, लूमियन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ा। लेकिन अगले साल के ड्रीम फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले बाहरी लोग और भी ताकतवर और डरावने होंगे, जो उस दुष्ट कपड़े की गुड़िया, क्रिस्टल की खोपड़ी और इंसानी खाल वाले आदमी से भी बढ़कर होंगे जिसका तुमने सामना किया था। अमंदीना का चेहरा उतर गया। वाकई, उस मामले में मैं अगले साल के फेस्टिवल के दौरान पोर्ट पाइलोस में रहने का कोई बहाना ढूंढूंगी और अपने माता पिता को भी साथ ले आऊंगी। क्या तुम पाम मैनर लौट गई हो? लूमियन ने पूछा। अमंदीना ने आह भरी और मुस्कुराई। मैं थोड़े समय के लिए वापस गई थी। उनके प्यार के दिखावे में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं फिर से चली आई। वो रुकी, उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। काली टूम को छूने के अलावा क्या मेरी सीक्वेंस को आगे बढ़ाने के और भी तरीके हैं? तुम 3 रास्तों स्लीपलेस, कॉर्प्स कलेक्टर या वॉरियर में से किसी एक पर आगे बढ़ने के लिए फॉर्मूलाज खरीद सकती हो और पोशंस पी सकती हो। लूमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के संबंधित रहस्यमय ज्ञान साझा किया। कुछ सोचने के बाद उसने आगे कहा, इसके अलावा वो काली टूम नहीं थी जिसने तुम्हें शक्तियां दी थीं। वो आकृति थी। लूमियन अचानक उलझन में पड़ गया। अमंडीना, रॉबर्ट और अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट के बीच क्या संबंध था? आमतौर पर शक्तियां देवताओं या देवदूतों, एंजल्स द्वारा भक्तों को दी जाती थीं, लेकिन अमंडीना और रॉबर्ट की अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट में कोई श्रद्धा नहीं थी। वे उसके अस्तित्व के बारे में जानते तक नहीं थे। विभिन्न गुप्त संगठनों की परंपराओं और फ्रैंका द्वारा कभी कभार बताए गए रीति रिवाजों को देखते हुए अमंडीना को अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट को टीचर कहकर संबोधित करना चाहिए था। चैप्टर 700 रिटर्न। विशेष सपने में अमंडीना ने जिक्र किया था कि अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट के नाम से जानी जाने वाली उस आकृति ने उसे देखकर सिर हिलाया था। आर्मर्ड शैडो चेंट्यू के अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट से संबंधित होने का शक है। फ्रैंका चेंट्यू के लिए एक सुनहरा शरीर बनाने के लिए सोना इकट्ठा कर रही है ताकि और जानकारी मिल सके। लूमियन के दिमाग में ये विचार तेजी से दौड़ रहे थे। वह मुस्कुराहट के साथ अमंदीना की ओर मुड़ा। तुम उस आकृति का सामना केवल ड्रीम फेस्टिवल के दौरान ही नहीं करोगी। क्या यह सामान्य रूप से संभव है? अमंदीना ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारे पास किस तरह की समझदारी है? लूमियन ने मन ही मन आलोचना की, अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। मेरा मतलब है, सिर्फ तिजामो ही ऐसी जगह नहीं है जहां तुम उस आकृति से एक खास तारीख पर मिल सकती हो। अमंदीना ने लुइस बेरी के शब्दों के पीछे के छिपे हुए अर्थ को समझने से पहले कुछ पलों के लिए विचार किया। क्या आपने उस आकृति को कहीं और देखा है? मुझे लगा था कि आप उसे देख नहीं सकते और केवल मेरे जरिए ही देख सकते हैं। शुक्र है, तुम उतनी नासमझ नहीं हो। लूमियन ने अपने ट्रैवलर्स बैग से सुनहरा नकाब निकाला। इसे पहनने के बाद मैं देख सका। अमंदीना के जवाब का इंतजार किए बिना लूमियन ने मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, मैंने उस आकृति का सामना वाकई कहीं और किया था। उसने मीटिंग के बजाय एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल किया ताकि उसका बयान पूरी तरह सच रहे। वह कहना चाहता था, मैं उसका नाम भी जानता हूँ, लेकिन उसे अमंदीना को यह समझाने का मन नहीं हुआ कि उसने अंडरवर्ल्ड डाओइस्ट को सम्मानपूर्वक संबोधित करने के लिए ही सर्वनाम का उपयोग क्यों किया। अमंदीना के भाव उत्साहित हो गए। कहा? ट्रायर में लूमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया। यही वो जानकारी थी जो वो दूसरे पक्ष को बताना चाहता था। ट्रायर। अमंदीना को आकर्षण और डर का एक मिला जुला एहसास हुआ। सदर्न कॉन्टिनेंट में पैदा हुई और पली बढ़ी एक इंटीजियन के रूप में उसने कैपिटल ऑफ जॉय के बारे में अनगिनत अफवाहें सुनी थीं और उसकी जीवंतता और समृद्धि को समझती थीं। ट्रायर लगभग उसका सपनों का स्वर्ग बन गया था, लेकिन वो कभी मतानी छोड़कर पोर्ट पाइलोस से आगे नहीं गई थी। अगर ट्रायर जाने का मौका दिया जाए तो डर उसकी पहली प्रतिक्रिया थी। आखिरकार वो अभी भी 18 साल से कम उम्र की लड़की थी। लूमियन ने स्पष्ट रूप से जारी रखा, भविष्य में मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उस आकृति के साथ बातचीत कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे कुछ सहायता प्रदान कर सकती हो, बिना लड़ाई झगड़े वाली। उस उद्देश्य के लिए मैं तुम्हें ट्रायर ले जा सकता हूं और उस इलाके में प्रवेश करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं जहां वो आकृति दिखाई दे सकती है। मैं कुछ सुरक्षा भी प्रदान कर सकता हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम ऐसा सौदा करना चाहती हो? मैं अमंदीना झिझकी, सहज रूप से एक बहाना ढूंढते हुए। मेरे माता पिता मुझे अभी ट्रायर के लिए मतानी छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। कम से कम मुझे वहां यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलने तक इंतजार करना होगा। लूमियन को यह मनोरंजक लगा और उसने टिप्पणी की, मैं तुम्हें ट्रायर में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम शनिवार को जा सकती हो और रविवार को लौट सकती हो। है? अमंदीना दंग रह गई। उसने एक लंबी दूरी की यात्रा की कल्पना की थी, पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए और नदियों को पार करते हुए, अपने घर को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए। लूमियन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें पहले सपने में टेलीपोर्ट नहीं किया है।
ले, लेकिन क्या वो सिर्फ एक छोटा सा इलाका नहीं है? अमंदीना की आंखें चमक उठीं। क्या आप वाकई सीधे मटानी से ट्रायर तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं? लूमियन ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, मुझे रास्ते में 1 या 2 बार रुकना पड़ सकता है, लेकिन ये फिर भी तुम्हें ट्रायर जल्दी पहुंचने की अनुमति देगा। जल्दी? अमंदीना की दिलचस्पी बढ़ गई। वो ऐसे अजूबों का अनुभव करने के लिए लालायित थी। हालांकि उसने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। लूमियन ने उसे जल्दबाजी नहीं करने दी। अभी फैसला करने की जरूरत नहीं है। उस आकृति से दोबारा मिलना वाकई काफी खतरनाक है। तुम्हें पहले वास्तव में मटानी के मिस्टिसिज्म सर्कल के संपर्क में आना चाहिए और रिया से बियॉन्डर्स के बारे में बुनियादी बातें सीखनी चाहिए। केवल तभी तुम्हें इस सौदे को स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए। इसमें 3 महीने, आधा साल या 1 साल भी लग सकता है। अमांदीना ने राहत की सांस ली। समझ गई। उत्सुक होकर उसने पूछा, क्या आपकी दोस्त एक महिला है? उसने शी सर्वनाम का इस्तेमाल किया था। हमारे दिलों और दिमागों में वो हमेशा से एक रही है। रही बात उसकी पहचान की, तो कभी हाँ कभी नहीं। लूमियन ने मन ही मन फ्रांका की आलोचना की और हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। अमंदीना ने उत्साह से पूछा, आपकी प्रेमिका? लूमियन धीरे से हंसा। बिल्कुल नहीं। तुम हमेशा ऐसी बातों पर ही क्यों अटक जाती हो? बोलते समय लूमियन ने अपने ट्रैवलर्स बैग से एक पोस्ट-इट नोट और फाउंटेन पेन निकाला। उसने कुछ पंक्तियां लिखी और उन्हें अमंदीना को थमा दिया। अमंदीना ने इसे लिया और कैथेड्रल की मोमबत्ती की रोशनी में ध्यान से पढ़ा। दुनिया के ऊपर भटकता हुआ एक प्राणी, वो पश्चाताप करने वाला जो दर्द की लपटों से जागता है, एक संदेश वाहक जो पूरी तरह से लूमियन ली का है। ये क्या है? अमंदीना चकरा गई। मेरा मैसेंजर। एक बार जब तुम मन बना लो तो एक अनुष्ठान स्थापित करना। मेरे मैसेंजर को बुलाने के लिए इस मंत्र का उपयोग करना और मुझे अपने फैसले की जानकारी देना, लूमियन ने सरलता से समझाया। अमांडीना और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। कौन सा अनुष्ठान? कौन सा आह्वान? क्या ये कोई पारंपरिक मैसेंजर नहीं है? लूमियन ने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुमने मिस्टिसिज्म डोमेन में कभी मैसेंजर के बारे में नहीं सुना? क्या तुम आह्वान अनुष्ठानों, समनिंग रिचुअल्स के बारे में नहीं जानती? अमांडीना ने झेंपते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं पिछले साल ही सुपर पावर्स के संपर्क में आई और रॉबर्ट और कुछ रहस्यवाद प्रेमियों, मिस्टिसिज्म इंथ्यूजियास्ट्स के जरिए दिव्य रास्तों, पाथवेज ऑफ द डिवाइन के बारे में कुछ जानकारी जुटाई। मैं अनुष्ठानों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मुझे विवरणों के बारे में यकीन नहीं है। फिर उसकी आंखें चमक उठीं। आप मुझे सिखाएंगे, है ना? वरना मैं आपके मैसेंजर को बुलाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। इसके अलावा क्या आपका असली नाम लुइस बेरी नहीं बल्कि लूमियन ली है? हाँ। आपने उस सिक्कों वाले बैग, कॉइन बैग से पेन और पेपर निकाला। आपने अपना पिछला सामान भी वहीं से निकाला था। यह किस तरह का रहस्यमय आइटम है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लूमियन सुनहरे गोलाकार गुंबद की ओर देखे बिना नहीं रह सका। डॉट डॉट डॉट। अगली सुबह लूमियन लुडविग और लुगानो के साथ ब्रियो मोटेल से चला गया। वे अभी भी खंडहरों से भरी सड़कों से गुजरे और बुनिया के कैफे पहुंचे। मालिक, बुनिया ने अपना सामान्य संकोच बनाए रखा और विनम्रता पूर्वक उनकी जरूरतों के बारे में पूछा। लूमियन ने कोसा कॉफी के 3 कप और मतानी के विशेष नाश्ते ओकापा की 3 सर्विंग्स का ऑर्डर दिया। ओकापा चावल, चिकन, अंडे, आलू और स्थानीय मसालों से बना था, जिन्हें ओकापा के पेड़ों की पत्तियों में लपेटा गया था। ये पेट भरने वाला और खुशबूदार था और एक बार शुरू करने के बाद कोई भी इसे खाना बंद नहीं कर सकता था। लूमियन ने ओकापा के फैलाव को देखा, अपने कांटे चम्मच उठाए और 1 चम्मच भरकर अपने मुंह में डाल लिया। पत्तियों की खुशबू, नमकीन अंडे की जर्दी, चावल का भारीपन, चिकन की कोमलता, आलू का मुलायमपन और अजीब समृद्ध सुगंध मिलकर एक अनोखी बनावट, यूनिक टेक्सचर बना रहे थे। खाते समय लूमियन ने लापरवाही से सड़क पर पैदल चलने वालों और कैफे के संरक्षकों पेट्रन्स का जायजा लिया। पिछली रात के दुख और डर के बाद वे फिर से सौम्य हो गए थे, अब अत्यधिक भावनाएं जाहिर नहीं कर रहे थे। जब वे दूसरों से बात करते थे तो उनके चेहरों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान होती थी। सुबह का अपना दूसरा भोजन खत्म करने के बाद लूमियन को एक सुनसान कोना मिला, सर्दियों के कपड़े पहने और लुडविग और लुगानो के साथ इंतजामों से गायब हो गया। इस बार लूमियन ने सीधे फ्रांका के पास टेलीपोर्ट करने से परहेज किया, क्योंकि लुगानो, लुडविग और वे 2 डीमोनेसेस एक दूसरे से अपरिचित थे। लूमियन ने क्वार्टियर डे ला कैथेड्रल कमेमोरेटिव में अंडरग्राउंड ट्रायर का शायद ही कभी इस्तेमाल होने वाला प्रवेश द्वार चुना। वो तिकड़ी तेजी से स्टील की सीढ़ियों पर दिखाई दी। सतह पर लौटने पर लूमियन ने कार्बाइड लैंप और लालटेन ले जा रहे कुछ कॉलेज छात्रों को देखा। वे मजाक कर रहे थे जब वे तिकड़ी के पास से गुजरे और अंडरग्राउंड ट्रायल में दाखिल हुए। जैसे ही वो नजदीकी मुख्य सड़क की ओर मुड़ा, लूमियन ने जो पहली चीज देखी वो जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कम कपड़े पहने हुआ आदमी था।
वो कुत्ते की तरह सड़क पर धीरे धीरे रेंग रहा था। अगर कोई उसे देखने की हिम्मत करता तो वो वापस घूरता और 2 बार भौंकता। अगले ही पल कोने पर बैठे सड़क कलाकारों, स्ट्रीट आर्टिस्ट्स ने एक लयबद्ध धुन बजाई। पैदल चलने वाले कमोबेश अपने चेहरों पर रिलैक्स और संतुष्ट मुस्कान के साथ नाचने लगे। कुत्ते की तरह अभिनय करने वाला और ठंडी हवा में कांपने वाला वो आदमी भी अपनी पिछली टांग उठाने लगा। ये बाजार जिले मार्केट डिस्ट्रिक्ट की सड़कों से बहुत अलग था। क्वार्टियर de la कैथेड्रल कमेमोरेटिव अपने अनगिनत विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध था। लुमियन ने पैदल चलने वालों की मुस्कान से अपनी नजरें हटा लीं और लुगानो और लुडविग को एंथनी के पास के किराए के घर ले गया। ये चौथी मंजिल पर था, गलियारे के अंत के पास। नॉक, नॉक, नॉक। लुमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खटखटाया। जल्द ही उसने एंथनी को देखा, जिसने पहले से अलग कपड़े पहने थे। एक सफेद शर्ट, हल्के भूरे रंग का कश्मीरी स्वेटर, काली ट्वीट कोट, गहरे लाल रंग की बोटाई, सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा और हल्के पीले रंग की विग पहने हुए। उसकी दाढ़ी साफ सफाचट थी और उसका चेहरा अब तैलीय नहीं था। उसके रोम छिद्रों की काली गंदगी गायब हो गई थी। वो उच्च समाज, हाई सोसाइटी के एक सफल सदस्य जैसा लग रहा था। क्या तुम किसी रिश्ते में हो? लुमियन ने मजाक किया। एंथनी ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं आज ट्रायर साइकाइट्रिस्ट गिल्ड द्वारा आयोजित एक दावत में शामिल हो रहा हूँ। मैडम जस्टिस के मिशन को पूरा करने के लिए ये एक जरूरी शर्त थी। लुमियन कमरे में दाखिल हुआ और लापरवाही से पूछा, क्या तुम्हें साइकाइट्रिस्ट का लाइसेंस मिल गया है? एंथनी ने सिर हिलाया। मुझे एक असली पहचान और शैक्षिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल बैकग्राउंड मिल गई। इंटरव्यू के दौरान मैंने सफलतापूर्वक परीक्षक एग्जामिनर को मना लिया। एक असली पहचान? इसका असली मालिक कहाँ है? लुमियन ने सोच समझकर पूछा। एंथनी ने लुगानो और लुडविग की ओर एक नजर डाली, लेकिन लुमियन के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लुमियन एंथनी का मतलब समझ गया और अस्थायी रूप से सवाल छोड़ दिया। उसने संक्षेप में ड्रीम फेस्टिवल की स्थिति और सपने में लुगानो द्वारा अपना हाथ खोने के बाद के प्रभावों का उल्लेख किया। उसने ये जिक्र नहीं किया कि लुगानो ने अपना हाथ कैसे खोया था। एंथनी ने ध्यान से सुना और लुगानो की ओर देखा। ऐसी हिस्टीरिया आसानी से हल हो जाती है। क्या तुम्हें कोई तेज समाधान चाहिए या तुम चाहते हो कि ये धीमा और सौम्य हो? लुगानो ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, तेज वाला। उसने अपने दाहिने अग्रभुजा फोरआर्म पर से नियंत्रण खो दिया था। एंथनी की नजर लुगानो के बाईं ओर गई और उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। लुगानो अनजाने में अपनी बाईं ओर मुड़ा और वैसा ही किया। उसी पल एंथनी ने कहीं से एक खंजर निकाला और उसे लुगानो के दाहिने अग्रभुजा पर दे मारा। लुगानो ने तेजी से अपना हाथ पीछे खींचा और चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? एंथनी ने अपना खंजर वापस रखा और शांति से जवाब दिया, इलाज खत्म हो गया है। लुगानो ने उलझन में अपने दाहिने हाथ को देखा और महसूस किया कि वो बिना किसी बाधा के अपनी छाती तक वापस आ गया था। लुमियन हंसा और लुगानो से कहा, लुडविग पर नजर रखना, उसके लिए खाना तैयार करना याद रखना। लुगानो के जवाब का इंतजार किए बिना लुमियन एंथनी की ओर मुड़ा। चलो अब फ्रैंका और जेना को ढूंढते हैं। एंथनी ने लुमियन की ओर एक नजर डाली और सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया जिसका वो आदी नहीं था। ठीक है।